Kindly turn on your cameras everyone. सभी अपने कैमरास ऑन कर लीजिए. So that I can see you all. Thank you so much, Simran, Mannat, Muskan, Neha, Khushpreet, Jitesh, Medha, Renu, everyone, please turn on your cameras. So, hi, very good morning everyone. आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर लेबर लॉस. 2026 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में. 101% ये मेंस का भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है हम लोगों का कि बन सकता है. दैट इज़ योर लेबर लॉस. यूपीएससी में एक स्टेटमेंट है जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हो ना, तो यूपीएससी सेज जर्नल स्टडीज. है ना? व्हाट इज दिस? व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल? ओवरऑल दैट इज योर यूनिवर्सल. हाँ जी. और एवरीवन ऑनलाइन प्लीज पार्टिसिपेट. बहुत अच्छी चीज़ बताने लगी हूँ. जी. हाँ जी. ब्रीफ. ओके. और यूपीएससी ने इसका नाम जर्नल स्टडीज़ क्यों रखा है? सब्जेक्ट जितने भी ये कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं तो ये बहुत स्पेसिफिक है. कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ब्रीफ में है या कुछ. तो वाई जर्नल स्टडीज़? वाई जर्नल? दे एक्चुअली नीड द मास्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. जब भी आप किसी भी टॉपिक को जर्नल स्टडीज़ में पढ़ते हो तो आपको हर टॉपिक को हर किसी चीज़ के साथ रिलेट करना होता है. वैसे ये हाफ कोटेशन है, यू नो दैट दिस इज अ हाफ कोटेशन. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन. अगर आप इस कोटेशन को अगर आप पूरा देखोगे, कंप्लीट करोगे, तो यूपीएससी का ना वहाँ पे ये मतलब है कि आप कभी भी कोई लॉज पढ़ते हो बच्चे. अच्छा, हमारे इंडिया में कितने लॉज है बाय द वे? एनीवन? ये रजनीकांत को भी नहीं पता होगा. ये रजनीकांत को भी नहीं पता होगा कि कितने लॉज हैं हम लोगों के. इंटरेस्टिंगली तो हर एक फ्राइडे को वी विल टेक अप सच टॉपिक्स जहाँ पे हम लोग एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर रहे हैं. दिस इज नॉट अबाउट योर पॉलिटी बच्चे, दैट इज योर सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट एंड द यूपीएससी ऑफ प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट लर्निंग इन डिफरेंट डायमेंशंस. जब आप लेबर लॉस आपके दिमाग में आता है तो आप मुझे बता सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, कौन सा सब्जेक्ट रह गया? साइंस एंड टेक, एआई, सोसाइटी. ओके, इन सब्जेक्टों के साथ हम लोगों को ये सारा टॉपिक आज रिलेट करना है. दिस क्लास विल नॉट बी ओनली बी अबाउट योर लॉ, दैट इज योर लेबर कोड लॉज. सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे. इनफैक्ट आज हम गिग इकॉनमी पढ़ेंगे, हम मून लाइटनिंग पढ़ेंगे, हम लोग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में भी गो थ्रू चीज़ें बहुत डिटेल में करेंगे. तो अब सबसे पहले कि हम लोग इसको स्टार्ट करें विदाउट एनी वार्म अप, तो आप लोग मुझे बताना शुरू करो. जब हम लॉज पढ़ेंगे तो आपको जर्नल एस्पेक्ट देना है कि हम क्या क्या चीज़ों को रीड करेंगे. सो गिव मी योर इनपुट्स. जब आपके दिमाग में आता है कि दैट इज योर लेबर लॉज, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें चलती हैं कि क्या चीज़ों को हमें पढ़ना ज़रूरी है, कि क्यों लेके आ रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में होना चाहिए, कंडीशन, वर्किंग कंडीशन के बारे में. ओके, सबसे पहले दैट इज योर वर्किंग कंडीशन, दैट इज योर वेजेस एंड रेम्यूनरेशन. बिल्कुल सही. वर्किंग, दैट इज योर कंडीशंस. ठीक है जी, वर्किंग कंडीशन. कोई बात नहीं, अभी आप बहुत एक नॉर्मल वे में बता सकते हो. सभी अपने प्लीज दिमाग के घोड़े दौड़ाओ
कि एक लेबर लॉ जब तुम्हारे दिमाग में आता है तो तुम किस एस्पेक्ट में जा सकते हो, और यही चैलेंज है। आगे आ जाओ जी, यही हम लोगों का चैलेंज है सबसे बड़ा जनरल स्टडीज में। नंबर हेल्थ, ओके, दैट इज योर हेल्थ के बारे में डेफिनेटली हम लोगों का एक कंसर्न रहता है। इंश्योरेंस रहता है। प्लीज आप जितना सोचोगे, कितना मेरे को जितना इनपुट दोगे ना, उतना मजा आएगा क्लास में। और आई डिग्निटी, ओके, लिविंग कंडीशन, डिग्निटी, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए उस पॉइंट में। अब रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। जब आप लोग देखो इनपुट्स दोगे, जैसे अभी आपने कुछ बोला तो मैंने आपको बताया डिग्निटी उसको आएगी अगर उसकी आपकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं और उसके बारे में आपने एक एस्पेक्ट को टच कर लिया। उसके बाद पढ़ लेंगे इस चीज के बारे में, पर और चीजें बताओ। प्रोनाउंसिएशन के अंदर जी ये भी आपका बेसिकली बच्चे यही है, ग्रेट्युटी, आपका पेंशन या बोनस है, रेनन्सिएशन है, वेजेस है, सैलरीज है, ये सारा एक में याद कर कंसिडर। बट गिव मी अ होलिस्टिक अप्रोच कभी भी। यस, चाइल्ड। जब भी बच्चे आप लोगों को एक आंसर लिखना है, दिस इज अ चैलेंज कि आपको मल्टीपल डायमेंशंस में सोचना, आपको रेपिटेशन पॉइंट्स का नहीं करना है। तो सोचो और क्या चीजें आपके दिमाग में आएंगी जब लेबर लॉस के बारे में बात हो रही है इन कंटेक्स्ट टू योर सिलेबस। अब सोचो और क्या चीजें आएंगी यहाँ पे। वाटर सैनिटेशन, वुमेन इज अ केस है। अब इसी के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ्स भी आ जाएगा। यस, दैट इज योर यूनियंस। क्या हक है, क्या स्ट्राइक कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। आप एक फॉर्मुलेटर हो, आप एक फॉर्मुलेटर बनोगे व्हेन यू विल बी क्रैकिंग योर यूपीएससी। तो आपको ये बताना जरूरी है ना कि आप किस कंटेक्स्ट में सोचते हो। वुमेन छूट गई तो नाराज हो जाएगी भाई वुमेन, 1/3 रिजर्वेशन है उनकी, एंड बियॉन्ड दैट उसके बाद दैट इज योर यूनियन, राइट टू स्ट्राइक। और सोचो जी, everyone out there please participate. Social security is a very important point जिसकी वजह से gig economy is there. Yes, definitely social security। अब ये different है working condition से। ये working condition उसके overall dignity, water, sanitation, maybe मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ that is your disaster safety equipments भी यहाँ पे डाल सकती हूँ, पर वो भी सब कुछ यहीं पे आ जाएगा working conditions में। ये आपकी सोशल सिक्योरिटी बहुत डिफरेंट चीज़ है। इसको जॉब से निकाला जा रहा है, रखा जा रहा है, क्या चीज़ें किए जा रही हैं, और क्या आएगा बच्चे इसमें सोशल सिक्योरिटी में। ये सोचने का प्रोसेस वार्म अप करने का लिए, मतलब कि ये वार्म अप करना जरूरी है कि किन बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। आपको रेपिटेशन है जी, दिस इज रेपिटेशन ऑफ योर पॉइंट। Already woman is there, already maternity benefit is there, women security इसी के बीच में लिख दो, that is during your night shifts, इसके अंदर ही लिख देंगे। कुछ और ट्रांसपोर्टेशन तो फैसिलिटीज में डाल दो इसको, फिर उसमें रेजिडेंस भी हो जाएगा अगर कहीं दूर है। हाँ जी, और ऑफ कोर्स आप लोगों के सब कुछ आना चाहिए अगर वो डाल रहे हो आप लोग। सेफ इन कंटेक्स्ट टू, हम लोगों ने इक्विपमेंट्स भी रिक्रूट कर लिए, हम लोगों ने वुमेन को नाइट शिफ्ट के लिए भी रजामंद कर लिया। कुछ और यस, डेफिनेटली दैट इज योर द वर्क प्लेसेस सेक्शुअल हरासमेंट एक्ट भी है पर्टिकुलरली, सो डेफिनेटली इट इज देयर। सो ये कब आया था, किस गाइडलाइंस में सबसे पहले आया था? 2013 विशाखा गाइडलाइंस के अंदर आया है। द वर्ड इज विशाखा। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, दैट इज यू विशाखा गाइडलाइंस के बारे में लिख सकते हो। विशाखा गाइडलाइंस के बाद ही बच्चे वुमेन के साथ जो सेक्सुअली हैरासमेंट होती थी एट योर वर्क प्लेसेस, उसके लिए जुडिशरी ने आपकी चीज़ें बताई। सो दैट इज द विजन दैट यू नीड टू सी। अब देखो इंटरेस्टिंगली, जब तुमने ये सारे पॉइंट्स देखे
तुमने सिलेबस को ना अपने दिमाग में नहीं दौड़ाया। हिस्ट्री के बारे में किसी ने बात की? क्या आपने कोई फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात की कि अभी उन्होंने बात की है जी, फैक्ट्रीज के बारे में कुछ बोला? B.R. अम्बेडकर जी ने भी बोला होगा कुछ। अब मेरी बारी, तुम लोगों ने बोल दिया, अब मेरी बारी। अब मैं तुम्हें रिविजन दिखा रही हूँ, अब तुम भागोगे हैं, बड़े तेज हो तुम लोग। ज्योग्राफी एस्पेक्ट कुछ नहीं डाला तुम लोगों ने। पॉलिटिकल, यू डिडंट टॉक अबाउट एनी आर्टिकल ओवर हेयर, एनी आर्टिकल, डिड यू? क्या आपने इकोनॉमिक्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात की? उसका सबसे बड़ा सेकेंड ऑब्जेक्टिव पता क्या है? दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लोगों ने लेबर रिफॉर्म्स लेके आए। डिड यू मेंशन दैट? पता है पेपर क्यों नहीं क्लियर होता? इस वजह से कि आप लोग सिलेबस को नहीं पढ़ते। सॉरी, बिना सिलेबस पढ़े एवरी डे यू हैव टू रीड सिलेबस। अगर आप सिलेबस नहीं रीड कर रहे, दैट मीन्स आपकी विजन वहीं तक रहेगी जहाँ पे आपको एक डब्बे में डाल दिया स्टार्टिंग में आपने अपने आप को, उसके बियॉन्ड नहीं सोच पाओगे। एआई क्यों नहीं बात कर रहे? कितना आपका एक थ्रेट आ चुका है कि एआई की वजह से जॉब चली जाएंगी, जॉब्स कम हो जाएंगी, कितने सारे आपके रैशनल्स आ रहे हैं ऐसे। तो वी कैन टॉक अबाउट इट कि हमें यहाँ पे आपके वर्कर के राइट के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट के बारे में हमें हर एक एस्पेक्ट को टच करना पड़ेगा। आपकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंपनसेशन, अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए, उन सब चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ेगी। बट एनी हाउ, आपने सबने जब आपके लेबर लॉज के बारे में सुना, इंटरेस्टिंगली तुम्हारे दिमाग में क्या आया? दैट इज ऑल अबाउट योर वर्कर्स राइट। एम्प्लॉयर्स के बारे में किसी ने बात नहीं की। आपने सब कुछ, एंड दीज आर योर स्टेक होल्डर्स, वी कॉल इट एज अ स्टेक होल्डर्स। कभी मैं एक इंडस्ट्री लगा रही हूँ बच्चे, तो उसमें आपके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। डिड यू थिंक अबाउट देम? डिड यू थिंक अबाउट द फैमिली? उनके बच्चे, अगर वो रिमोट एरिया में जा रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको स्कूल चाहिए, उनको एक्सेसिबिलिटी चाहिए, बेसिक आपके एमिनिटीज़ की। वी डिडंट टॉक अबाउट दैट। हमें एम्प्लॉयर्स के हक के बारे में कोई भी बात नहीं की। आप सिर्फ एक वर्कर के ही कंटेक्स्ट में क्यों बात कर रहे हो? अच्छा, गवर्नमेंट तो अनफॉर्चुनेटली उसका पहला और दूसरा ऑब्जेक्टिव पता क्या है? दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कहते हैं लेबर लॉज को अगर हम लोग ईजी कर देंगे तो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगी, इकोनॉमी और जीडीपी हम लोगों का राइज होगा। सो आज हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़नी है, आई होप आप लोगों का वार्म अप हुआ। अब हम लोग चलते हैं, अब पढ़ने का मज़ा आएगा। अगर आप लोगों को मैं ये पहले ना कराती तो बस ये है, थोड़ी सी लॉस्ट फीलिंग आती। सो लेट्स जंप टू योर हैंड आउट्स। प्लीज़ टेक आउट योर हैंड आउट्स। एवरीवन ऑनलाइन, आप लोगों के साथ आज की डेट में, दैट इज़ योर 31 ऑफ जुलाई, तो वहाँ पे आप लोगों को बच्चे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाके ये पीडीएफ दोनों जो आज मैं दिखाऊंगी वो मिल जाएंगी। आप जाके हमारे चैट सेक्शन में से वो उठा सकते हो लिंक में, और जाके वो डाउनलोड कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव दैट। लेट्स रीड लेबर रिफॉर्म्स के बारे में। इंटरेस्टिंगली सबसे पहले कल मैंने पॉलिटी की क्लास में करवाया था। दैट इज़ योर, हमारे स्केड्यूल 7 के अंदर ना बच्चे हमारे लिस्ट आती हैं कुछ। स्केड्यूल 7 के अंदर कौन सी लिस्ट आती है जी? यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। दैट इज़ योर यूनियन लिस्ट, दैट इज़ योर स्टेट लिस्ट, एंड देन इज़ योर कंकरेंट लिस्ट। कौन किस पे लॉज बना सकता है? सो माई क्वेश्चन टू यू गाइज इज कि लेबर किस सब्जेक्ट के अंदर आई, किस लिस्ट के अंदर फॉल करेगी? कंकरेंट के अंदर। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी मैंडेटरी है। सो एक्चुअली सबसे ज़्यादा बच्चे हम लोगों का जो पजलिंग है वो आपके कंकरेंट सब्जेक्ट्स हैं।
सो प्लीज़ जोट डाउन एवरीवन, आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपकी कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन में। सिर्फ ये 2026 में नहीं पूछा, उससे पहले 5 बार 4 बार इन्हीं चीज़ों पे ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज मैं सिर्फ लिखवा रही हूँ बच्चे, दैट इज़ योर कंकरेंट। अगर इसको याद रख लोगे ना तो बाकी ऑटोमेटिकली इजी लर्न हो जाएंगी, बट आज सिर्फ हम लोग कंकरेंट कर रहे हैं। तो प्लीज राइट डाउन मैरिज एंड डिवोर्स, एजुकेशन कम्स इनटू द कंकरेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, फॉरेस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, ट्रस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, फैक्ट्रीज एंड लेबर वेलफेयर। कहाँ पे आया जी? कंकरेंट के अंदर। फैक्ट्रीज कहाँ पे आई है? अडल्ट्रेशन, दैट इज योर किसके अंदर आया जी? दैट इज योर कंकरेंट के अंदर। ये चीजें याद रखना, ठीक है। देन इज योर न्यूज़पेपर, बुक्स, ट्रेड यूनियंस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स एंड योर बर्ड्स। ये सारी चीजें बच्चे हम लोगों के कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3? बच्चे ये आपके कुछ सेगमेंट्स हैं, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि डिवाइड किए गए हैं। यूनियन लिस्ट के ऊपर सिर्फ यूनियन ही बना सकती है, दैट इज योर लॉज, ठीक है जी। यहाँ पे जो स्टेट है वहां पे सिर्फ स्टेट बना सकती है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में सेंटर आता है जो बहुत ही ज्यादा हमारा डिस्टर्बेंस चल रही है। और कंकरेंट में बच्चे सेंटर और स्टेट दोनों आते हैं कंकरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, और मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा लगता है यहाँ तो क्लियर होता है, यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग, बट यही कंफ्यूजनिंग होती है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको याद रखिएगा ਜੀ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ? ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ? एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस ये भी है इसके अंदर, वो हम लोग अलग से किया है ना उसको। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚ ਫਾਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ? नहीं, इसी के एक्स्ट्रा होगा, वो Extra लिखा नहीं होगा। होगा ना, लिखा नहीं है इसमें। प्लीज ऐड कर लेना, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर जस्टिस भी ऐड कर लेना कंकरेंट लिस्ट में। शाबाश। किसी के अंदर फॉल नहीं करता, वो इंडिविजुअल होता है हमेशा, वो एज इट इज ही होने चाहिए। लगा जी पता? अब जब हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली तो हम सबसे पहले B.R. अम्बेडकर जी की कोट के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। क्या पढ़ा बोला इन्होंने? द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन इज मेजर नॉट जस्ट बाय द वेल्थ ऑफ इट्स एलीट बट बाय द डिग्निटी with which it is treat its workers। ऐसी कोटेशन, सिमिलर कोटेशन ना आपके एनिमल्स के बिहाफ पे भी होती है कि अ मैन इज जज्ड नॉट कि वो आपके रईसों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, बट जानवरों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, अपने से लोअर लोगों को कैसे ट्रीट कर रहा है, ही इज़ अ एक्चुअल मैन। ये दोनों चीज़ों में आप कंटेक्स्ट में इस कोटेशन को यूज़ कर सकते हो। जब भी आप लोगों को कुछ लिखना होता है या आंसर राइटिंग कर रहे हो तो यू शुड ऑलवेज इवॉल्व लाइक दिस। इवन आपको ये एसेज में भी बहुत काम आती है। समटाइम्स आई गिव यू दिस स्टेटमेंट सिंपली, और उसके बाद आपको उस पर पूरा एसे लिखना होता है 1200 वर्ड्स का। डिड यू गेट दिस पॉइंट? सो दिस इज योर B.R. अम्बेडकर कोटेशन दैट यू कैन यूज। नेक्स्ट बच्चे, सबसे पहले लेबर आपके लॉज के अंदर सबसे पहली बार बात कब हुई थी? कहते लेबर के बारे में ना सबसे पहली बार बात कब हुई थी? कहते 1881 के अंदर फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर बात हुई थी सबसे पहले। और इन्होंने पता है क्या बोला था? दे डिडंट टॉक अबाउट द एनी लेबर रेगुलेटिंग कि हम उनको इतने राइट्स देंगे जो आज हम लोगों ने बात की। उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली थी, कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यंग चिल्ड्रन अंडर द 7 इन फैक्ट्रीज। 7 साल से नीचे जो बच्चे हैं जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके बारे में, कहीं पे भी काम कर सकते थे पहले, वो डोमेस्टिक भी कर सकते थे आपका। और ये तो अभी तक चल रहा था जब कैलाश सत्यार्थी जी को आपके नोबेल पीस प्राइज मिला, उसके बाद चीजें चेंज हुई। बट यहाँ पे पहली बार 1881 में बच्चों के लिए हजार्डियस वर्क के अंदर इन्होंने बात करनी शुरू की, दैट इज योर फैक्ट्रीज के बारे में, कि ना एम्प्लॉयमेंट करवाई जाए, और किसी के बारे में भी कोई बात नहीं हुई। सो दैट वाज द फर्स्ट अवेकनिंग मूवमेंट इन द वर्ल्ड, जब हमने फर्स्ट टाइम इसको रियलाइज किया कि ये आपका जो फैक्ट्री एक्ट है 1881, दिस इज वन ऑफ द मेजर दैट इज योर लेजिस्लेशन इन द इंडिया।
at regulating labors in the factories. समझ आई? ऐसे करते करते धीरे धीरे हम लोगों के बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई, बहुत सारे हमारी जो हैं लॉज आए, और इनफैक्ट ये बोला जाता है कि टोटल हमारे पास कितने लॉज थे जिनको हम लोगों ने चेंज किया? 29 सेंट्रल लॉज थे. अभी बताया आप लोगों को, सेंट्रल लॉज के अंदर बच्चे हमारे 29 सेंट्रल लॉज आए, इंट्रोड्यूस हुए, और मैंने बताया कंकरेंट है तो बहुत सारे स्टेट लॉज भी आए उसके साथ. तो जो सेंटर और स्टेट के इतने सारे लॉज थे ना, उसके कारण एक एम्प्लॉय को भी नहीं समझ में आता था, ना एम्प्लॉयर को समझ में आता था. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर, वो आपकी एक एफडीआई भी हो सकती है जो बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे इंडिया में. आपको पता है हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी साइकी क्या है, प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर? द फर्स्ट थिंग इज कि इसे बिजनेस शुरू किया तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या थॉट्स आते हैं कि यार मेरा बिजनेस फेल ना हो जाए. सबसे पहले ये चीज़ आती है बिफोर इवन स्टार्टिंग योर बिजनेस. हमारे इंडिया में इसको टैबू की तरह ट्रीट किया जाता है. हमारा माइंडसेट कैसा है? बहुत पिछड़ा हुआ है. बाहर की कंट्रीज पता है क्या बोलती हैं? कहते हैं यार अगर नहीं चला तो हम जल्दी से बेच के चले जाएं, अगर वो 6 यूनिट के परफॉर्म कर रहा है तो हम जल्दी से नबेड़ के जाएं और कहीं और जगह एक्सप्लोर करें लाइफ में, या कोई और बिजनेस स्टार्ट करें. तो जो कंपनीज थी, ये जो आपकी बड़ी बड़ी आपकी ना फॉरेन कंपनीज थी, इन्होंने ये बात करनी शुरू की. कहते जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे ना कोई फैक्ट्री बंद करनी बहुत मुश्किल है. कहते इतने सारे सेंट्रल लॉज आ जाते हैं, इतने सारे 29 सेंट्रल लॉज हैं, और पता है 29 डिफरेंट एप्लीकेशंस पे साइन करवाना होता था, लाइसेंसेस लेने होते थे. यू रिमेंबर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम? तो कहीं ना कहीं उसका इनिशिएट था, और 2020 से चल रही हैं ये गाइडलाइंस, और लास्ट ईयर नवंबर 2025 में इसको फाइनली हम लोगों ने पास किया. कहते ये ज़रूरी है अगर आप एफडीआई अट्रैक्ट करना चाहते हो इंडिया में, क्योंकि वो हमारी तरह माइंडसेट में इमोशनल होके नहीं आते कभी बिजनेस करने के लिए. वो देखते हैं अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, बट उसकी वजह से एम्प्लॉय कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या वर्कर्स होते हैं और जो लेबर क्लास होती है जो डेली वेजेस पे काम करती है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती है चीज़ें. कोविड में ये देखा, कोविड में डेली जो वेजेस पे आपके लोग थे उनकी एकदम से आपकी चली गई. अच्छा अभी रिसेंटली रशिया और ये यूक्रेन और ईरान की ये जो लड़ाई हुई थी आपकी, ईरान और यूएस की, उस टाइम पे तेल महंगे हुए. चंडीगढ़ में क्या गाइडलाइंस आ गई थी कि जो ये आपके ब्लिंकिट वगैरह है, जोमेटो वगैरह है, इनको इमिडिएटली बंद कर दिया जाए. कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो गए थे. आपको पता है कितनी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं अब ये गिग इकॉनमी? गिग इकॉनमी सबसे बड़ी इकॉनमी है आज की डेट में. तो कहते हैं इन इतने सारे कॉम्प्लेक्स लॉज को 4 लॉज में आपका डिवाइड कर दिया. ये लिखना याद करना बहुत जरूरी है. दैट इज बच्चे CICO, द कोड ऑफ द वेजेस, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, the code on the social security and the occupational safety health and your working condition code 2020. ये सारे 20 पढ़ोगे आप, 19 या 20, बट ये अभी हुए लेटेस्ट. इट इज नॉट कि भाई ये पुराना है, नहीं, ये भी चल रहा है, न्यूज में चल रहा है. बिकॉज ऑफ योर गिग वर्कर्स हमेशा ये आपके हमेशा हमेशा चलते ही रहते हैं. दिस इज अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, ये कभी नहीं आउटडेटेड होते ये वाले टॉपिक्स. सो दिस इज योर 4 लॉज. इंटरेस्टिंगली इसका ना मैंने शॉर्टकट बनाया, दैट इज योर CICO. ठीक है, दैट इज योर कोड ऑन वेजेस. आई से दैट इज योर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड. थर्ड इज योर कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी, एंड O इज द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, जो आप लोगों ने अभी बात की कितनी सारी है ना, यही बात की मैम. सैलरीज मैम, बोनस मैम, ग्रेट्युटी, पेंशन, ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे. रिलेशन कोड्स के अंदर आपके कैसे डिस्प्यूट चल रहे हैं,
स्किलिंग के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, वुमेन के बारे में, किस तरीके से उसके सारे के सारे जो रिलेशन है इंडस्ट्री और एम्प्लॉय के रिलेशन, उनकी बातें यहाँ पे आ जाएंगी. नेक्स्ट इज योर सोशल सिक्योरिटी. यहाँ पे स्पेसिफिकली EISIC के बारे में देखेंगे कि क्या है ये, जिसमें इंश्योरेंस आ जाती है, फैसिलिटेटर्स आ जाते हैं, और लास्ट में एक्सीडेंट्स, डिजास्टर्स, कुछ भी हो रहा है तो उसको किस तरीके से. अच्छा, इसमें सिंपल क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि कितने लॉज जो हैं जो पुराने थे 29, वो कैसे एमेलिगेट हुए. तो प्लीज उसके ऊपर लिख लेना, दैट इज योर 4, 3, देन इज योर 9 एंड 13 पुराने लॉज को रिप्लेस करके ये सारे बने. 4, 3, 9 एंड 13. प्लीज इसको लिख लेना, 4, 3, 9 एंड 13. 4 लॉज, 3 लॉज, 9 लॉज एंड 13 लॉज को हम लोगों ने आपका एमेलिगेट करके, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने ऐसे ये 4 लॉज लेके आए, सिंप्लीफाई किए. एवरीवन गेट इट? गॉट इट बच्चे ऑनलाइन? अब हम थोड़े से आपके एक्ट्स पढ़ना शुरू करते हैं. दैट इज योर हैंडआउट्स. स्टार्ट रीडिंग अबाउट योर हैंडआउट्स की इंट्रोडक्शन. द लेबर रिफॉर्म्स. Labor reforms constitute one of the most significant Please structural underline that is reforms your structural reforms. undertaken in India after independence to simplify the labor law framework, Please underline that is your labor law framework. improve ease of doing सबसे business, सेकंड इनका प्रायोरिटी क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आया था दूर दूर तक. कितने सारे तुम लोग बैठे हो यहाँ पे, किसी ने एक बारी भी नहीं बोला दैट इज योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो इन चीज़ों को दिमाग में रखो कि सबसे बड़ा एजेंडा उनका ये था, एम्प्लॉयज़ को भी और एम्प्लॉयर को भी आगे आपका जो है एम्पावर करें. जी, promote formalization of दैट इज employment, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेंथन द strengthen the labor welfare. लेबर वेलफेयर. जी, Parliament consolidated 29 central labor laws into 4 labor codes. The objective is to balance the interest of employers and workers while ensuring industrial growth, social justice and economic development. The labor अच्छा, आप लोगों ने कभी नाम सुना दैट इज योर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? Yes, ma'am. फॉर्मल इनफॉर्मल, क्या फर्क होता है इनमें? पहले ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड के बारे में बताएं. ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਮੈਮ, ਮੇਨਲੀ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. अनस्किल्ड वर्कर्स Yes, को ma'am. हम लोग ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं. कंट्रैक्ट बेस्ड हो सकते हैं. एनीवन ऑनलाइन? ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड में एक सिंपल सा डिफरेंस बता दो मुझे. अच्छा, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फ़र्क है? कि इट इज़ वन एंड द सेम थिंग ओनली? ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਮ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ. कॉम्प्लीमेंट करते हैं? एनीवन? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में टाइम लिमिट नहीं रहता. क्या नहीं रहता है? टाइम लिमिट. यस, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना बच्चे, जो आपका ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में है, उसका टाइम लिमिट के साथ बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन है. ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्लीज़ याद रखो कि आप जहाँ पे मेंशन कर रहे हो आपको पता हो कि सही भी है. सबसे पहले तो एक सिंपल सा होता है दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट एंड इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट. सबसे पहला डिफरेंस ये होता, रजिस्टर्ड है और नहीं है अनऑर्गेनाइज्ड. उसके बाद दे फॉलो द रूल्स, दे लैक द रूल्स, दे डोंट हैव एनी रूल्स. अब एक बेचारा जो आपका स्ट्रीट वेंडर है वो क्या करेगा? वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो कोई रूल्स फॉलो कर सकता है? उसके बाद जी दे प्रोवाइड द रेगुलर जॉब्स, फिक्स्ड वर्किंग आवर. दिस इज द मेन पॉइंट. रेगुलर जॉब होती है, इररेगुलर जॉब एंड लॉन्ग एंड अनसर्टन आवर्स. अब किसी स्ट्रीट वेंडर का खाना नहीं बिका तो वो लंबे टाइम के लिए भी रह सकता है. उसकी तबीयत खराब हुई तो आज छुट्टी कर देगा. उसके पास जो एक बंदा काम करता होगा जो उस पर डिपेंडेंट है, उसको क्या सैलरी मिलेगी? नहीं ना. अगर मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा इंस्टीट्यूट खुलेगा डेफिनेटली, और कोई आ जाएगा. तो दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड. अनऑर्गेनाइज क्या होगा? दैट इज़ योर स्ट्रीट वेंडर्स, जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई सर्टन टाइम नहीं है. मन करेगा तो आगे बढ़ाएंगे. अगर मुझे करना है एज ए कंपनी, अगर मैं आगे बोल रही हूँ एम्प्लॉयज़ को कि ज़्यादा टाइम रुको, देन यू हैव टू गिव
द डबल वेजेस देने पड़ते हैं जितने घंटे आप रुकाते हो एक एम्प्लॉय को। अब ये सारा हम लोग आज लेबर लॉज में पढ़ेंगे, ठीक है जी। ऑफर्ड फिक्स सैलरी, देयर इज नो एक्स्ट्रा बेनिफिट। यहाँ पे बच्चे आपकी सोशल सिक्योरिटी भी होती है, पीएफ होता है, ग्रेट्युटी होता है, बोनस होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, पेंशन्स होती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। मोर कैपिटल, मोर लो कैपिटल, कैपिटल इज दैट इज योर मनी रिलेशन में। एक स्ट्रीट खोलने के लिए, वेंडर खोलने के लिए मुझे 4 टिफिन चाहिए, एक में चावल डालूंगी, एक में राजमा डालूंगी, जाके बेचूंगी, है ना। पर यहाँ पे तो मुझे एक प्रॉपर एक कैपिटल चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए, हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए, और यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी निकलती है। मोर जॉब सिक्योरिटी, लेस जॉब सिक्योरिटी एंड योर स्टेबिलिटी। अब मुझे बताओ क्या ये सेम होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल? नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन का फर्क है, ਉੱਥੇ इंडिविजुअल्स मैं आपको बताती हूँ। यू हैव अ फॉर्मल रिलेशन विद मी, आई एम योर टीचर, है ना। यू हैव अ फॉर्मल रिलेशन विद मी, बाहर आओ, हम बात करते हैं, एक पर्सनल फ्रंट पे कई बार बात करते हैं, तो वो कौन सा रिलेशन है? इनफॉर्मल है। एज अ देखो, आप एम्प्लॉय कहीं पे भी ज्वाइन करते हो, हम सब यहाँ पे आते हैं, सिमन सर के अंडर काम करते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या है, दैट इज़ योर फॉर्मल, हमारी मीटिंग है, हम इकट्ठे मिल रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। पर जब हम इकट्ठे बैठ के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ, तो हम क्या है, दैट इज़ योर इनफॉर्मल। तेरी मम्मा कैसे हैं यार, तेरी मम्मा पिछली बार बीमार थे, तो दैट इज़ योर, जब हम चिट चैट और गॉसिप्स करने के लिए साइड पे एक हमारा एक ग्रुपिंग बना लेते हैं, दैट इज इनफॉर्मल हो जाता। सो फॉर्मल क्या है बच्चे? दे हैव योर ऑफिशियल स्ट्रक्चर, they are naturally, that is your natural relationship और social interactions है among your people। चलिए यार गपटप मार के आते हैं, चाय पी के आते हैं, तुम्हारी मम्मा कैसे हैं यार। एक जो कंसर्निंग आपका आउट ऑफ द ट्रेंड जब आप लोग चलते हो, तब हम उसको बोलते हैं दैट इज योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब जब भी आप वर्ड्स को इस्तेमाल करो, जब कीवर्ड्स को लिखो, मेक श्योर कि आपको पता हो, कहीं आप इनफॉर्मल ना लिख दो, बिकॉज दे आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसीलिए इसकी डेफिनेशन करनी जरूरी है। सो यू शुड नो कि इनमें फर्क क्या है। ये फर्क है जी इनमें आपस में, वेल डिफाइंड एंड सिस्टमैटिक, लूज, अनस्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबल। कल दिन को दिलबीर जी आगे हमारे गॉसिप में, तो वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। ऑनलाइन में आना चाहते हैं ऑफलाइन के अंदर, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज योर इनफॉर्मल सेक्टर हो जाएगा। बेस्ड ऑन पोजीशन एंड डेजिग्नेशन, पर्सनालिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस और पॉपुलैरिटी, उस पर भी हो सकता है डेफिनेटली। फिर उसके बाद गवर्न बाय द रिटन रूल्स, नो रिटन रूल्स इनमें कोई चाहिए होते हैं। क्रिएट इंटेंशनली बाय द मैनेजमेंट, दे आर अराइज नेचुरली विद द सोशल इंटरेक्शन। डिड यू गेट दिस पॉइंट नाउ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क होता है, और ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। तो इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं जी, प्लीज टर्न योर ऑब्जेक्टिव्स, पेज पे आ जाइए। Objectives of labor codes. The labor codes seek to simplify labor laws, promote ease of doing business, universalize minimum wages, expand social security coverage, improve occupational safety and health, encourage formal employment, reduce compliance burden, strengthen industrial harmony, improve labor productivity, and promote inclusive economic growth. अभी यही चल रहा है। हाँ जी, लेबर कोड्स पढ़ लिए, हाँ जी। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, हाँ जी। अब ये याद भी रखने हैं, पता लग गया ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब चलो जी 4 कोड्स के बारे में, दैट इज योर कोड ऑन द वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, देन इज योर कोड ऑन योर सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी, दैट इज द कोड ऑन द वेजेस। वेजेस के बारे में बात करते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे है। सो जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं जी। Code on Wages 2019 Acts replaced. The Code on Wages replaces 4 central labor laws. Payment of Wages Act 1936. ठीक है जी, कितने? दैट इज योर 4
अब देखो यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना वो एंड में बताऊंगी मैं, पर ये इंटरेस्टिंगली वो अब आपको ना सिर्फ ऊपर ऊपर से वाले नहीं पूछे जाते, ये बेसिकली पार्ट है ईपीएफओ का आपका, जब बहुत डिटेल में आप पढ़ते हो तो ईपीएफओ के जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट था ना जो इतने डिटेल में, वो यहाँ पे पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में यूपीएससी में प्रीलिम्स में। तो आज की डेट में जब भी आप यूपीएससी पढ़ रहे हो या क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाना है, डीप इन करना है, डाइव करना है। यू कैन नॉट ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो हो गया, वो नहीं हो सकता आज की डेट में यूपीएससी क्लियर। थोड़ा सा फैक्ट देखो, समझो और उसको अंडरलाइन करो, हाथ हिलाओ, थोड़ा सा हाथ में पेन पकड़ो और थोड़ा सा अंडरलाइनिंग भी करो साइमल्टेनियसली। जी, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन। अब मुझे एक सिंपल सी एक बात बताओगे, वैसे वेजेस, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव और रेनunciations में क्या फ़र्क होता है न्यूमरेशंस में? वेजेस होती है जो महीने भर आप काम करते हो उसका। अच्छा, महीने भर काम करते हो वो वेजेस। फिर सैलरी? सैलरी वेजेस जैसे कि ज़्यादातर लेबर के रूप में यूज़ किया जाता है कि दिहाड़ीदार मजदूर, उनके लिए यूज़ किया बाहर ही रखा है ना, आज की डेट डाली है लेबर लॉ। ऑनलाइन कैमरा सबके ऑन, पार्टिसिपेट करो और मुझे बताओ, सिंपल सी टर्म पूछ रही हूँ मैं कि वेजेस एंड सैलरीज, थोड़ा सा सोचो इनमें फ़र्क क्या होता है वैसे बाय द वे। इंटरेस्टिंगली कोई सोच के राजी नहीं है, बट सोचना चाहिए। वेजेस डेली बेसिस वाली हो गया। यस, वेजेस ऑन डेली बेसिस। हाँ, तुम लोग मंथली क्यों बोल रहे हो फिर? व्हाई डिड यू से मंथली? वो तो सारा गलत हो गया, क्योंकि जो मंथली मिलता है बच्चे दैट इज योर सैलरी। जो डेली के बिहाफ पे मिलता है उसको बोलते हैं वेजेस। जो एक दिहाड़ी वाले बंदे को मिलता है, जो एक लेबर, जो गरीब इंसान है उसको मिलता है कि यार आज चला जाऊंगा तो मिल जाएगी, अगर बीमार हूं तो नहीं मिलेगी। सो व्हाट इज द डिफरेंस? प्लीज देखो जी। ओके, लेबर इज द वन हु इज बेस्ड अपॉन योर आवर्स, डेज एंड यूनिट्स। इसमें आपका अर्बन कंपनी वाले भी हो सकते हैं, आज गए तुम किया, तुमने नहीं किया। एक्चुअली गिग इकॉनमी सबसे बड़ी इकॉनमी है। जब गिग आएगा ना तो मैं गिग पे भी बहुत अच्छे से आप लोगों को आर्टिकल करवाऊंगी। तो ये आपकी मेनली यहाँ पे बच्चे वर्कर्स और लेबरर्स को मिलती है डेली, वीकली और आर्ली बेसिस पे भी हो सकती है। वो 700 पर डे हो सकता है या कोई भी हो सकता है किसी भी तरीके से। फिर उसके बाद बच्चे सैलरीज होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, मंथली यू गेट अ सैलरी। जितने जॉब्स करके आए हैं या कर रहे हैं, यू गेट अ परमानेंट एंड फिक्स सैलरीज। आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आपको क्या मिलती है? सैलरीज। तो यू आर एन एम्प्लॉय, यू आर नॉट इवन एम्प्लॉय। आईएएस बन के क्या लगते हो? सर्वेंट। दैट इज योर सिविल सर्वेंट। ठीक है, मंथली पे मिलेगी 60,000 पर मंथ के हिसाब से, इस तरीके से आपकी चीजें मिलेंगी। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय बोनस? दैट कैन बी एडिशनल योर पेमेंट्स, इंसेंटिव्स। आपने कितनी आपकी उसकी सेल्स कराई, उस हिसाब से आपको इंसेंटिव मिल रहे हैं, आपको क्या बोनसेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे एम्प्लॉयज और वर्कर्स को मिलता है एनुअली या ओकेजनली, जैसे कि आपका दिवाली बोनस है या परफॉर्मेंस बोनस है, ये चीज़ें मिलती हैं। और लास्ट दैट इज योर रिन्यूमिनेशन। ये बच्चे सबसे बड़ी टर्म है जिसमें सब कुछ ओवरऑल आता है। ये कहते हैं टोटल कंपनसेशन होती है जो आपको फाइनली मिलती है, जिसके अंदर सैलरी और वेजेस भी हो सकती है फॉर योर सर्विस एंड योर वर्क। उसके साथ बच्चे कहते हैं कि बोनस हो सकते हैं, अलाउंसेस हो सकते हैं, इंसेंटिव, पर्क्स एंड अदर बेनिफिट। हाउसिंग मिलेगा, तुम राष्ट्रपति बन जाते हो तो तुम्हें सैलरी मिलती है, राष्ट्रपति भवन भी मिलता है। तो ऐसा कंपनीज भी हो सकती हैं जो तुम्हें रेंट पे घर दे रहे हो। अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें एक स्कूल है जैसे बिरला है, तो बिरला वालों के बच्चों के जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको इजीली वहां पे एडमिशन मिल जाए, कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव। सो दैट इज योर कंप्लीट, दिस इज योर हायरार्की। समझ आई जी? चलो जी आगे पढ़ो इसको। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? The code aims to ensure fair wages, timely payment of wages, universal minimum wage protection, gender equality in wages, and simplified wage regulation. Major features: the code introduces a uniform definition of wages, replacing different definitions contained ये in various देखो labor जी, laws. सारे के सारे हमारे जो एक्ट्स हैं जो आपके इन्होंने रिप्लेस करके आपका कोड ऑन द
वेजेस 2019 एक्ट लेके आए, उसमें कंपनसेशन है, स्टेट इंश्योरेंस है, पीएफ सुना होगा आपने, प्रोविडेंट फंड, फिर उसके बाद बच्चे दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, ग्रेट्युटी है, साइन वर्कर्स, आपको पता है सिन वर्कर्स क्या हुआ, ये SINE सिन वर्कर्स क्या हुए, सिनेमा के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब कि बहुत सारे वर्कर्स होते हैं Spot उनमें boys भी, and all स्पॉट, that. हाँ बॉयज और ये दादा वगैरह जिसको बोलते हैं, तो इनके बारे में अलग से था। फिर उसके बाद बच्चे दैट इज योर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, देन इज योर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी, अनऑर्गेनाइज के लिए अलग से एक्ट था, सब कुछ इसके बीच में डाल दिया, सोशल सिक्योरिटी फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, रूल्स भी थे, एक एक्ट भी था और रूल्स भी थे, इन सबको मर्ज कर दिया। क्या बोला इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे, जो एक इन्होंने चीज बोली, पहली बार हमारा गिग वर्कर पहली बार आइडेंटिफाई हुआ। पता है गिग वर्कर्स तो बेचारे किसी काम में ही नहीं आ रहे थे, किसी एक्ट में नहीं आ रहे थे। मैंने आपको बताया कोविड के टाइम पे इनका क्या होगा, इनको तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब आपके ऐसे पेट्रोल के ऊपर ऐसे आपके हाई चार्जेस हो जाती है तो गवर्नमेंट कभी भी रूल निकाल देती है कि गिग इकोनॉमी को रोको जी, वर्कर्स को रोको, ये आपके तेल बहुत वेस्ट करते हैं, ऐसा है वैसा है, ऊबर सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं इनफैक्ट। तो पहली बार यहाँ पे आपका गिग वर्कर आइडेंटिफाई हुआ। अच्छा टेल मी, किस किस को पता है वैसे गिग इकोनॉमी होती क्या है? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ पए। शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है ये। जैसे अभी सीजनल काम करते हैं, कभी ये मैम तुसी सब्जी की social रेडी लगा security ली और code बाद बना रही में हो? वो कर लिया। हाँ जी, मैंने गलत खोल लिया क्या? हाँ जी। ओहो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। सोशल सिक्योरिटी खोल लिया तो दूसरा कर रहे हैं वेजेस वाला। ओके मैं निकाल दी, करेक्ट। दिस वन, हाँ जी मैम। ओके चलो जी पढ़ो। Major features: the code introduces a uniform definition of wages, replacing different definition contained in various labor laws. सबसे पहले तो हमने वेजेस के बारे में बात कर ली, ठीक है जी। नेक्स्ट, Minimum wages are extended to all employees irrespective of sector, unlike the earlier law which covered only scheduled employments. The central government is empowered to fix a national floor wage below which the state government ओके प्लीज, can- वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, नेशनल फ्लोर वेज, ये ना इन्होंने एक डिसाइड किया, कहते सेंटर और स्टेट, कहते दोनों क्या करेंगे, fixed amount minimum. मिनिमम करेंगे नेशनल फ्लोर वेज। एक बात बताओ, दोनों फिक्स्ड करेंगे सेंटर और स्टेट, फिर से प्रॉब्लमेटिक नहीं हो गया? यहाँ पे सेंटर का अलग हो गया, स्टेट का अलग हो गया, इन्होंने 100 कर दिए, इन्होंने 90 कर दिए, फिर क्या होगा? नेशनल फ्लोर वेज दोनों डिसाइड करते हैं, सेंटर और स्टेट, जो आपने पढ़ा, तो फिर से डिस्प्यूट नहीं होगा। फिर कैसे रिजॉल्व हुआ ये? यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली बोला बच्चे कि अगर मैं 100 कर रहा हूँ तो स्टेट इससे नीचे नहीं जा सकती क्योंकि वो फ्लोर वेज है, उससे नीचे तो कहते गड्ढा हो जाएगा, मार रहे हो तुम एम्प्लॉय को। कहते या तो 100 ही रखो, फ्लोर पे रखो, या 110 करो, उसके ऊपर जितना मर्जी प्लस करो, बट दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट। इसीलिए क्या किसमें है ये? कंकरेंट के अंदर है, पर सेंटर ने एक लिमिट दे दी, इससे नीचे नहीं। सो दैट इज योर 100 एंड 100 प्लस ही होना चाहिए स्टेट के द्वारा। दैट इज योर नेशनल फ्लोर वेजेस। अच्छा इसमें ना एक वेज के सामने एक और चीज लिखो बच्चे, वेज के अंदर ना इनफैक्ट आपका 3 चीजें आती हैं, दैट इज योर बेस पे प्लस डीए। डीए क्या होता है? DNS allowance. डीएनएस अलाउंस, बहुत अच्छे से पता होगा। देन इज योर रिटेंशन अलाउंस, ये भी होता है हम लोगों का, सो प्लीज राइट डाउन, ये भी लिख लेना है। हर साल देखो महंगाई तो बढ़ रही है ना, हर साल महंगाई बढ़ रही है, कहते कुछ ना कुछ तो आप इंक्रीमेंट दोगे, ऐसा कोई कि लग गए तो आप कभी इंक्रीमेंट ही नहीं दोगे। तो कहते हर साल आपको डीए अलाउंस देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली। इवन आपकी गवर्नमेंट भी करती है, कईयों के 6 पे कमीशन चलते हैं, किसी का 5th चलता है, किसी का 7 चलता है। जो पंजाब के अंदर हैं, जैसे आजकल ना जो जिनके फादर और मदर लगे हुए हैं पब्लिक सर्विसेज में,
या फिर आपके गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको भी पता होगा ये चीज़ कि डीए वगैरह हमारा मिलता है, ठीक है, पे कमीशंस होती हैं, उनके हिसाब से देते हैं ये लोग। नहीं पता तो आगे पता लग जाएगा जब लगोगे अफसर जी। अच्छा, इसके पहले वाले में भी अंडरलाइन करो, द मिनिमम वेजेस कैन बी एक्सटेंडेड टू द ऑल एम्प्लॉयज। पहले क्या होता था ये सिर्फ बच्चे, इट वाज अर्लियर फॉर ओनली टू द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब क्या हो गया, ऑल हो गया। सो देयर इज अ डिफरेंस। पहले सिर्फ बोलते थे, कहते शेड्यूल एम्प्लॉयज को मिलेंगी चीजें। ये रहा, मुझे लगता है यही खोल लूं बेटर है। ये देखो जी, दैट इज ओनली टू द शेड्यूल एम्प्लॉयज। अब क्या हो गया, दैट इज एक्सटेंडेड टू द ऑल एम्प्लॉयज। अर्लियर इट वाज योर ओनली शेड्यूल एम्प्लॉयज। द फिक्स्ड नेशनल, दैट इज योर फ्लोर वेज। ठीक है, पढ़ना शुरू करो। द कोड प्रोहिबिट्स, The code prohibits discrimination in wages on the basis of gender for the same work or work of similar nature. आप लोगों को पता है कि किसको कम वेज मिलती है, मेन को कि वुमेन को? Women, किसका नुकसान है इसमें? वुमेन। women का ही है। ये दुनिया बहुत बहुत क्या कहते हैं उसको, चमत्कारी है। एक मुझे, मैं अपनी लाइफ इंसिडेंट से सुना रही हूँ कि मेरे पास एक सर आए, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम। कहते लेडीज को, कहते कम सैलरीज में ना तैयार हो जाती हैं काम करने के लिए, कहते जिसकी वजह से मेल्स को प्रेफर नहीं किया जाता और फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता। देखा कितनी हिपोक्रेसी है। ऐसे मतलब कि मेल भी ऐसे सोचते हैं फिर कि हमें कम प्रेफरेंस दी जाती है, बट ओवरऑल फीमेल्स को कम प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि उनको मैटरनिटी बेनिफिट लीव देना, चाइल्ड केयर लीव देना, आजकल तो जो बायोलॉजिकल हमारे मेंस्ट्रुएशन है उसमें भी आपको कंपल्सरी लीव मिलने लग गई है 2 से 3 दिन की। तो उस केस के अंदर तो वुमेन्स को कभी प्रेफर नहीं किया जाता, बट दुनिया अचंभे में है आजकल, ये पर्सपेक्टिव भी चल रहा है। ये वॉलंटरी है, नेचुरली क्या वॉलंटरी होती है कि दैट इफ यू वांट टू टेक इट यू कैन टेक द लीव, अदरवाइज कौन सी? natural हाँ, दैट इज वॉलंटरी। ठीक है जी, समझ आई जी? हाँ जी। So the code prohibits the discrimination on the basis of the gender, but होती है, it is prevalent, seen everywhere, सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होती, बाकी सब जगह होती है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाओ जी नेशनल फ्लोर वेजेस के बारे में बात करते हैं। इट इज द मिनिमम बेंचमार्क फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। After considering living standards and economic conditions, it is not itself the minimum wage payable but serve as the minimum benchmark for states while fixing their own minimum wages. benchmark for the states बच्चे while fixing their own minimum wages। तो सेंटर की जो बताएगा स्टेट को उसकी माननी पड़ेगी। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। Significance: the code extends statutory wage protection to millions of workers previously outside the ambit of minimum wage laws. It promotes uniformity, reduce litigation and strengthen the wage security. This is all about the codes on the wages 2019 act. Is it clear everyone? Yes ma'am. ठीक है जी, समझ में आया। इसमें हम लोगों के बच्चे ये आपके लॉज जो हैं आपके अलग हुए थे, दैट इज योर रिप्लेस हुए थे, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, देन इज योर ट्रेड यूनियन एक्ट एंड देन इज योर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। आप देख रहे हो, ईयर देख रहे हो कितने पुराने हैं, 47, 26, 1946। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के, प्री इंडिपेंडेंस एरा के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली दे नीड टू बी चेंज्ड। बहुत अच्छा हुआ ये चीज़ें। अब हम लोग चलते हैं, दैट इज योर रिकॉग्निशन ऑफ द नेगोशिएटिंग यूनियन। ये आपका है जी पेज नंबर 3। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, ये वाले सब्जेक्ट के ऊपर। Recognition of negotiating union where a क्या हम registered लोग फंडामेंटल राइट्स के अंदर कहीं पे यूनियन के बारे में बात की है कि वी कैन मेक योर एसोसिएशंस एंड यूनियंस? Yes ma'am. किस आर्टिकल में? 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज सी। अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर बिल दिया हुआ है बच्चे, दैट इज योर फ्रीडम,
freedom to make any associations or unions. अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अब कैच है, इसलिए ना इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कई बारी लेबर लॉज को। कहते बाकी तो आप सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हो, कहते ये सबसे आप लोगों का अनोइंग फीचर है, इसीलिए यूपीएससी ने इस पे सवाल पूछा था। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि ये पीएफयू का सब्जेक्ट है, बट ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था। कहते जब तक 20% कहते हमें मिनिमम चाहिए लोग कि उस एसोसिएशन के अंदर हो, वो जो यूनियन बनी है उसमें 20%, और कहते कम से कम 51% वर्कर सपोर्टर्स उसको सपोर्ट करें, तब किसी की एसोसिएशन की बात मानी जाएगी। कहते अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। ताकि बात भी इनकी एक साइड पे सोचोगे तो लॉजिकल है कि मेजॉरिटी लोग क्या बोल रहे हैं तो वो सुनी जाए, नहीं तो कुछ और कोई और बोलता है, कोई कुछ और कोई बोलता है। पर इसमें ये बहुत बड़ा एक हिंज है। कहते अगर आप लोग स्ट्राइक भी करते हो, जो कि अगेन आपका फंडामेंटल राइट है, अंडर आर्टिकल नंबर राइट टू स्ट्राइक सेम है मैम 19 के अंदर, 19 के अंदर राइट टू स्ट्राइक आप लोगों का एक फंडामेंटल राइट है। अगेन किस तरीके से चल रहा है वो, इन्फोर्स ही नहीं हो रहा। यहाँ पे उनको ऐसे बोल दिया, कहते हैं अगर वो रिकंसिलिएशन में है तो आप नहीं कर सकते, अगर वो सुन रहे हैं तब नहीं आप स्ट्राइक कर सकते, जब तक हो रहा है तब नहीं कर सकते, जब आपका एक वर्डिक्ट आ गई उसके बाद कुछ टाइम बाद नहीं कर सकते। मतलब कि राइट टू स्ट्राइक अगर वो कर रहे हैं लेबर्स, इस लॉ के अंदर ये भी है, कहते हैं उनको हम लोग सजा दे सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। इस तरीके की प्रोविजंस डाली गई दैट इज योर लेबर लॉज के अंदर, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। पढ़ो जी इसको। If no unions where a registered trade union has 51% or more workers as members, it is recognized as a sole negotiating union. ठीक है जी। टू If- फॉर्म टू गेट रिकॉग्निशन एज अ यूनियन 20% मेंबरशिप और 51% दैट इज योर वर्कर सपोर्ट चाहिए। लीगल बेसिस क्या है, दैट इज योर ट्रेड यूनियन एक्ट है हम लोगों का 1926 का। फिर उसके बाद व्हाट डज इट मीन्स, ये उसके बारे में बताया जी। हाउ डज इट वर्क्स, ये उसके बारे में बताया। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ताकि वो मेजॉरिटी शो करे। इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीपल यूनियंस विद द लिटिल सपोर्ट। उनके बारे में बात हो कि कई बार लोग अड़ ही जाते हैं। सो फाइनली कहते हैं इसको मिला के इसको बना के फाइनली हमारी यूनियन गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एम्प्लॉयज फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग, सभी इकट्ठे होकर बार्गेन करें, कुछ भी करना चाहते हैं तो उनके बारे में। बट दिस इज तो बच्चे द पॉजिटिव पार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली इसका क्या नेगेटिव है वो देखो। द राइट टू स्ट्राइक, व्हाई वी डू इट एंड व्हाई वी डोंट। अगर एक लेबर्स ना जानबूझ के चले जाते हैं और उस टाइम के पैसे भी देने पड़ते हैं एम्प्लॉयर्स को, प्रोडक्शन हैम्पर होती है, वो सैलरीज कैसे देंगे? तो ये टसल है। वो बोलते हैं हमारे राइट्स नहीं कर रहे, दे रहे। अब जब तुम्हारी बातचीत चल रही है या तो बातचीत नहीं चल रही हो तब तुम करो, पर कहते हैं ऐसे तो आप हमारे को हर जगह से दबा रहे हो, हमें पसंद नहीं है आपकी बात आ रही। तब भी आपने बोल दिया कि आपका जो आपकी रिकंसिलिएशन के टाइम पे आपके जो रिजल्ट आया उसके कुछ टाइम के बाद आप लोग स्ट्राइक करोगे जी। सो दैट इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर। फेयर वेजेस दो, सेफ वर्क प्लेसेस दो, रिस्पेक्ट दो, वी डिजर्व बेटर। एक कॉटन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, सेक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। आपको पता है कॉटन में जो काम करता है, जो आपके क्लोथिंग में काम करते हैं, उनको पता है कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लंग्स की, रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और रेलवेज में भी पता है हम लोगों को कि डिग्निटी और सेफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्सीडेंट्स या कुछ बहुत कुछ होता है वहाँ पे भी। तो कहते हैं हमें स्ट्राइक करने का हक होना चाहिए कि हम अपनी बात रख सकें। सो दिस इज अ नेगेटिव इन दिस बेसिकली एक्ट। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ो। Standing orders.
स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, प्लीज ध्यान से सुनना. द इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 300 or more employees are required to prepare the standing orders. specifying conditions of employment, Employment, classification of workers, rules, disciplinary procedures and your termination provision. provisions. पहले ये ना 100 होती थी, earlier it used to be 100. अब क्या बोल दिया, कहते 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी मर्जी, हम कभी भी निकाल दें. टर्मिनेशन प्रोसेसेस ही चेंज हो गए. आप देख रहे हो ले ऑफ कितना ज़बरदस्त तरीके से हो रहा. तभी गवर्नमेंट ने ना किंगफिशर का, याद है आप लोगों को, विजय माल्या और ये सब कुछ, शेयर इंडिया सब, कितना कोशिश की कि इसको सस्टेन कर लें. वाई? बिकॉज बच्चे तुम्हें तो सिर्फ विजय माल्या दिखाई दे रहा है, पर किंगफिशर के पीछे पता नहीं कितनी फैमिलीज, कितने एम्प्लॉयज़, कितने ग्राउंड वर्कर्स थे जो वहाँ पे एसोसिएटेड थे, जिनकी लाइवलीहुड इफेक्ट होती थी. तो कई बार ये तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि कई बार हम लोग सिक यूनिट्स के अंदर ना जानबूझ के पैसा डालते हैं कि वो किसी तरीके से चल पड़े. बिकॉज एक इंडस्ट्री बंद करनी आसान है, बट क्रिएट करनी, उसके साथ लोगों को एसोसिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो हर तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हमारे, और यहाँ पे प्रोविजन क्या आ रहे हैं, कहते हैं जितने मर्जी हम लोग निकाल दें. अमेजोन ने भी कर रहे हैं, कितने लोगों को ले ऑफ कर देते हैं, कितनी बार न्यूज़ आती है. यू विल सी टू इट दैट इज अगेंस्ट आवर लेबर लॉज. और अब उन्होंने लेबर लॉज ही चेंज कर दिए. दैट इज ईजी टू डू दैम. कहते जी FDI चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, नहीं तो लोग आएंगे ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज लेके नहीं आएंगे. बात एक भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है, बट व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग फॉर देयर वेलफेयर, फॉर देयर लाइवलीहुड इज द क्वेश्चन. आगे चलते हैं जी. Fixed term employment. The code formally recognizes fixed term employment. Fixed term employment receive wages, working conditions and statutory benefits equivalent to permanent employees for a period of employment. फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होती है बच्चे? दैट इज जो 1 साल के लिए कर दिया, तुझे फिक्स्ड कर दिया. हम लोगों ने फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को इस तरीके से लेते हैं. ओके, दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर द ग्रेड. अगर आप 1 साल पुरानी आपकी जॉब है ना, तो आपको ग्रेटिट्यूड की पूरा हक मिलता है. कहते हैं आप कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो. और ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, छोटी मोटी अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं होता. अगेन ठीक है. हाँ जी, चलो आगे बढ़ो. Strike and lockout. Workers are required to provide 14 day prior. पहले तो हाँ, ये भी एक प्रोविजन है. कहते हैं स्ट्राइक करने से पहले भी 14 दिन का नोटिस चाहिए. बताओ, हम लोग तो बाद की बात करते हैं, 14 दिन का पहले भी नोटिस चाहिए कि तुम्हें ऐसे स्ट्राइक करनी है. अभी भी ऐसा होता है कि अगर कोई भी किसान अभी आपका कोई स्ट्राइक कर रहा है या भारत बंद कर रहा है, तो उसको पहले नोटिफाई करना पड़ता. इसीलिए तो गांधी जी से डरते थे अंग्रेज, क्योंकि हमेशा वो डिक्लेयर करते थे, कानूनी हिसाब से चलते थे. तो ये आपका अलाउड है करना, बट अब नहीं दिया जा रहा. फिर उसके बाद एम्प्लॉयज आर सिमिलरली required to provide notice before declaring lockouts. लॉकआउट. The objective is to encourage negotiation before industrial. एनकरेज dispute escalates. नेगोशिएशन की, अगर वो मान सकते हैं जो तुम्हारी बात है वो नेगोशिएट हो सकती है, तो नेगोशिएशंस हों. उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स. Industrial tribunals adjudicate industrial disputes relating to dismissal, retrenchment, wage, service conditions, and labor management conflicts. The court promotes conciliations before adjudication. आप समझ में आया जी? कैन आई जम्प टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी. देखो जी इसको 1 मिनट. आई होप वेजेस है क्लियर है. अच्छा हाँ. सौरभ को दे दो या अमन को दे दो, सिमरन को दे दो. आप लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? कोट ऑन वेजेस पढ़ा जी. वेजेस के अंदर टाइप्स पढ़े, कैसे है, क्यों है, गिग इकॉनमी आ गई. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने अब स्ट्राइक्स के बारे में बात की. देखो कितने ब्यूटीफुली ने वेजेस के बारे में बात की, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की. ये इसके अंदर अब हम लोग चल रहे हैं, दैट इज योर द थर्ड वन, द कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी देना कहते सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. कहते चलो क्या है ये. यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोगों के केसेस हुए थे. कहते हैं 9 इंपॉर्टेंट लॉज हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किए. PF इंश्योरेंस, वो सॉरी पहले ना गलती से पढ़ा दिया था ये. देन इज योर कंपनसेशन, मटर्निटी, ग्रेट्युटी एंड योर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स,
Sign Workers and your Unorganized Workers and Employment Exchange Act 1959. Objectives पढ़ना शुरू करें जी. चलो जी. The code aims to universalize. The code aims to universalize social security, extend benefits to unorganized sector, improve welfare of workers, and simplify administration of welfare schemes. प्लीज अंडरलाइन दैट इज योर एक्सटेंडेड बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइज. पहले ये बच्चे सिर्फ आपका ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता था इंटरेस्टिंगली, पर इन्होंने अब इस बार ये बोल दिया कि अनऑर्गेनाइज के लिए भी हम सोशल आपके सिक्योरिटी कोड को लेके आएंगे. डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड चांस और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि गिग इकॉनमी वर्कर्स ना पहले किसी भी काउंटर में नहीं आते थे, पर अब आने शुरू हो गए. इसीलिए गिग इकॉनमी को सोशल सिक्योरिटी के अंदर डाला जा रहा है. मैं गिग इकॉनमी के ऊपर भी कराऊंगी, इसके बाद एलबीएम बनाया मैंने, वो बताऊंगी कि कैसे है. चलो जी आगे पढ़ो. Major features. One of the most important reform is the दैट इज योर गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स. जो रेलवेज में काम कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, कहते फर्स्ट टाइम इनको रिकॉग्निशन मिली और स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली. अंडर विच एक्ट बच्चे? दैट इज योर कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी 2020. ठीक है, चलो जी आगे पढ़ो. The code empowers governments to frame social security schemes for gig workers, platform workers, unorganized workers, migrant workers, and self-employed workers. The code continues provisions related to EPF, Employees Provident Fund. वैसे ESI. बोलते तो यही है कि आधा जो है 20% एम्प्लॉय करता है, आधा कंपनी करती है और बाकी का जो है सेंट्रल करती है. बट ये बोला जाता है कि प्रोविडेंट फंड में ना जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को काट लेती हैं 100% एम्प्लॉय की तरफ से. सो ये रहता है हम लोगों का. फिर उसके बाद स्टेट इंश्योरेंस रहता है, ग्रेट्युटी रहता है बच्चे, मटर्निटी बेनिफिट रिलीफ रहता है, कंपनसेशन. कंपनसेशन क्या होता है? सपोज आप डी स्टाफिंग कर रहे हो, डी स्टाफिंग या ले ऑफ कर रहे हो, आपने किसी सेक्टर के अंदर एक मशीन लेके आए जो कि एआई से चल रही है. बहुत सालों से लोग बैठे हुए हैं, एआई नहीं चलाना आता, तो अब कहते व्हाट इज इट, कहते तो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. उसको आपको एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा. ये लो जाओ, यू कैन टेक द ट्रेनिंग और यू कैन डू द समथिंग एल्स जहाँ पे ये चीज़ें अभी तक चल रही हैं. तो वो इंसान अपनी अपग्रेडेशन करता है अपनी स्किल की एआई के साथ. फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है. देन इज योर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. क्या समझ आई? चलो जी आगे बढ़ते हैं गिग वर्कर्स के बारे में. A gig worker performs work outside the traditional employer-employee relationship and generally earns income through the. अच्छा, आप लोगों ने नाम सुना है कभी मून लाइटनिंग का कंसेप्ट सुना है? व्हाट डू यू मीन बाय मून लाइटनिंग? आईटी वालों ने सुना हो. क्या होता है मून लाइटनिंग? जैसे एक एम्प्लॉय के अलावा बाकी किसी के लिए भी काम करना, मतलब अपने एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉयर के अलावा एक एम्प्लॉयर के अलावा अपने लिए काम करना, किसी दूसरे एम्प्लॉयर के लिए काम कर देना. हाँ दैट्स नॉट अ फिक्स बट हाँ सुनो, एक्स्ट्रा इंसेंटिव. इन्होंने मेरे ख्याल से एक कंपनी है, शायद विप्रो ने या फिर किसी ने निकाले भी थे. देखो गिग इकॉनमी क्या होता है, प्लीज देखो इसको. गिग इकॉनमी फ्री मार्केट सिस्टम है, टेम्परेरी पोजीशंस है दैट आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रैक्ट विद द इंडिपेंडेंट वर्कर्स. ये शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स के लिए होती हैं. कंपनी की जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसे अर्बन आपकी क्लैप जो अर्बन कंपनी बन चुकी है, ब्लिंकिट है, जोमैटो है, इंस्टामार्ट है, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज योर गिग इकॉनमी करता है. बोलते हैं कि ये अब ना एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड है. ये 2030 तक बोलते हैं ये 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएगी. दिस इज अ डाटा स्पेसिफिकली दैट यू कैन मेंशन. एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड अप टू 2.35 CRs बाय 2029 और 30, और मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा ही जाएगी जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं. अब उसके बाद बच्चे अकॉर्डिंग टू दिस सोशियो दैट इज योर सोशल सिक्योरिटी 2020 कोड, जो ये गिग वर्कर्स है ना बच्चे, who work and participate in any work or arrangement and earns from such activities. इसी में ना बच्चे एक्चुअली गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी इसीलिए सेम ही होता. वो आपका कोई भी हो सकता है. कहते हैं आप डिजिटल किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, जैसे होता है ना कि इन्होंने कंपनीज बोल देती है कई बारी कि जैसे मैं विप्रो कंपनी हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया,
9 to 5 की जॉब मेरे पास कर रहे हो और उसके बाद आफ्टर द सर्टन टाइम तुम्हें लगता है तुम्हारे पास टाइम है तो तुम एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, बट वो एक्स्ट्रा काम करते करते तुम किसी की कंपनी के पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डाटा नहीं शेयर कर सकते किसी के साथ। जब आप इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो उसको मून लाइटनिंग बोलता है। मून लाइटनिंग क्या होता है? सुबह तो आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो बड़ी, रात को क्या कर रहे हो? मून की लाइट में किसी और को उसका डाटा बेच रहे हो किसी और के पास, या फिर कोई और काम कर रहे हो किसी कंपनी में, पर तुम्हें जो ट्रेनिंग मिली तुम किसी और में कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सो दैट इज अ थ्रेट टू द फर्स्ट कंपनी एम्प्लॉयर। While you are being employed in the first company. आपकी कई बारी कंपनीज के अंदर जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलती है उसी के अंदर लिखा होता है कि मून लाइटनिंग इज अलाउड और नॉट, वहीं पे लिखा होता है, तो आप देख सकते हो कि आपको अलाउड है कि नहीं है। जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अलाउ नहीं करती। सो कहते हैं नीति आयोग ने बोला कि मीडियम स्किल्ड जॉब्स 47% है, लो स्किल्ड जॉब्स 31% है, हाई स्किल्ड जॉब्स 22% है। प्लम्बिंग का काम, दिस इज अ स्किल्ड जॉब, दिस इज अ स्किल्ड जॉब, जो हम लोग मीडियम बोल लो बट दिस इज स्किल्ड जॉब। इवन जो अर्बन कंपनीज में आपको ये, हाँ, ये सेमी स्किल्ड में आ जाते हैं। हाई स्किल्ड में शायद आईटी प्रोफेशनल्स भी हों कि छोटे टाइम के लिए जब आप किसी एक छोटे प्लेटफॉर्म में सिर्फ किसी की आप एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो उस वे में, फ्रीलांसर्स, यस, ठीक है। सो लो इनकम जॉब्स जैसे बच्चे डिलीवरी हो गया, राइड शेयर हो गया, जो रैपिडो आजकल है ना आता है, माइक्रो आपके टास्क हो गए, केयर एंड वेलनेस आ गया। इसी से एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, हैव यू हर्ड अबाउट एनी थिंग अबाउट कि पिंक कॉलर जॉब्स किसको बोलते हैं, ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब्स, है ना? वाइट कॉलर जॉब सुना है? मतलब किसी को नहीं पता होगा, पर बताओ, व्हाट इज योर वाइट कॉलर जॉब्स, ग्रे कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, पिंक कॉलर जॉब्स, रेड कॉलर जॉब्स? सुना सब कुछ है बट फ्रेगमेंटेड वे में पढ़ते हो, पढ़ना अच्छे से पढ़ता है। अब देख लो यहाँ पे इसी के बिहाफ पे ना आपको गिग इकॉनमी के भी आगे पॉइंट्स मिल जाएंगे बच्चे, और ये मून लाइटनिंग के ऊपर भी मिल जाएगा। पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दी है। वाइट कॉलर जॉब, चलो बताओ। जो बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर्स में जो काम करते हैं, आईटी में जो इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है। और पिंक कॉलर जो नर्सेस वगैरह जो इस सिर्फ यही ठीक बोला। चलो जी, दिस इज योर चार्ट अगेन, दैट इज योर ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स। इनमें क्या फ़र्क है? देखो, एक होता है ब्लू, वाइट, ग्रे, ग्रीन, ग्रीन भी होता है, पिंक, गोल्डन, ब्लैक एंड न्यू कॉलर जॉब्स। बहुत सारी जॉब्स होती हैं ठीक है। ब्लू में क्या होता है बच्चे? दैट इज स्पेसिफिकली फिजिकल वर्क होता है, फिजिकल या मैनुअल वर्क होता है। जब आप फिजिकली या मैनुअली, ये स्किल्ड हो सकता है, सेमी स्किल्ड हो सकता है या अनस्किल्ड भी हो सकता है, जैसे फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट या वर्कशॉप, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर या मैकेनिक है। ये कैसी जॉब है? दिस इज योर ब्लू कॉलर जॉब्स। ये देखो ब्लू कलर का लेबर बनाया, लेबरर। फिर उसके बाद वाइट कॉलर जॉब्स इज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर एंड योर प्रोफेशनल, जिसका कभी कॉलर गंदा नहीं होता, वो इसी में बैठता। That is your high skilled or educated, that is office, banks, schools, IT companies, IAS officers, teachers, engineers, doctor और accountants। इनके कभी कॉलर खराब कोई होते हैं? वो तो बेचारे ब्लू वालों के होते हैं। फिर इनको ब्लैक क्यों नहीं दिया? है ना, ब्लैक बच्चे वो होती है जो माइनिंग और हैवी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ये स्किल्ड वर्कर्स आते हैं ऑयल रिग्स में या मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर बहुत ही तेल के कुओं में काम करते हैं, उनको ब्लैक कॉलर जॉब्स बोलता है। ग्रे क्या होता है बच्चे? व्हेन इट इज अ मिक्स ऑफ योर बोथ, कुछ टेक्निकल होता है और कुछ आपका ऑफिस वर्क होता है। जैसे कि आपके कहते हैं कुछ टेक्निकल जॉब्स हैं, लैब्स हैं, कहीं पे जाना फिर उसके बाद उसको करना, हॉस्पिटल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, जैसे नर्स है, अब नर्स कहीं पे है और दूसरी जगह जाएगी, लैब टेक्नीशियन है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, देन इज योर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं आपके। मैम माइनिंग वाले भी
माइनिंग वाले ही आते हैं इसमें, हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे नर्स ना बच्चे यहाँ पे भी आएगी, और पिंक में ना, पिंक दैट इज रिलेटेड टू योर द केयर ओरिएंटेड जॉब्स, उसमें भी नर्स आती है। केयर क्या, केयर तो वही करती है ना, रिसेप्शनिस्ट है, ब्यूटिशियन है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, दैट इज योर पिंक कॉलर जॉब्स बोलते हैं उनको। सॉफ्ट स्किल्स एंड योर वोकेशनल, दैट इज योर स्किल्स के बारे में जब हम बात करते हैं। ग्रीन कॉलर जॉब जब बच्चे आपका एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई वर्क होता है, एनवायरनमेंट स्किल स्पेसिफिकली, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, फॉरेस्ट्री है, जैसे सोलर टेक्नीशियन है, एनवायरमेंटल इंजीनियर है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, दैट इज योर ग्रीन। गोल्डन में क्या होता है, हाईली, दैट इज योर प्रोफेशनल, योर वर्कर, जहाँ पे एडवांस एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जैसे हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली नी रिप्लेसमेंट के लिए एक अलग से डेडिकेटेड होता है डॉक्टर्स, है ना। तो जब भी आप लोगों ने कभी लिखना है ना कुछ भी आंसर के अंदर, तो ये भी जरूर मेंशन करना लेबर से रिलेटेड। आज मैं दूंगी भी, क्वेश्चन भी दूंगी। सो ब्लू इज फिजिकल वर्क, व्हाइट इज ऑफिस वर्क, ग्रे इज फिजिकल एंड योर ऑफिस वर्क, ग्रीन इज योर एनवायरमेंट, पिंक इज केयर, गोल्डन इज एलीट एंड ब्लैक इज योर माइनिंग, क्योंकि कोयला क्या होता है, काला होता है ना, इस वजह से। एंड न्यू इज योर, अच्छा न्यू हुआ नहीं, दैट इज बच्चे बेसिकली योर आईटी, एआई, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिस्ट, जो बिल्कुल नई तरीके की जॉब्स आ रही हैं, उनको हम लोग ये बोलते हैं, दैट इज योर न्यू कॉलर जॉब्स। Done? जी, अब इसके आगे हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ना शुरू करते हैं। द रिकॉग्निशन ऑफ द गिग एंड द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। The recognition of gig and platform workers reflects the changing nature of employment in the digital economy and marks a major expansion of India's social security framework. ठीक है जी, नाउ टू द नेक्स्ट पेज। बच्चे कौन कौन से आर्टिकल्स इसके साथ डील करते हैं, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, 19 एसोसिएशंस, राइट टू लाइफ, 21, 23 फोर्स्ड लेबर, 24 चाइल्ड लेबर, 39D दैट इज योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, 41 राइट टू वर्क, number 42 that is your just and human condition for the work, 43 living wages, 43A is participation of the workers in management, जो कि एक भी आर्टिकल नहीं आया था जब मैंने पूछा था ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, और कितने सारे आर्टिकल है। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ वेल एंड गुड, उनको पता होना चाहिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा था आज के बाद याद रखना। ठीक है, सो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं द लास्ट कोड, दैट इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है ना, ये इंडिया में ही ऐसी चलती हैं। व्हेन आई वेंट टू ना योर दुबई, आई वाज सो अमेज्ड टू सी, वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स में ना लगातार पानी फेंका जाता है। इट्स अ डेजर्ट, बट फिर भी इतनी साफ़ सुथरी होती है ना आपकी रोड्स कि आप नंगे पैर भी चलते तो भी आपके पैर गंदे नहीं होते। हम अपने कमरे में नहीं घूम सकते बिना चप्पलों के। और बाहर की कंट्रीज़ में आपके कितनी अच्छी कंडीशंस होती हैं लेबर्स की। जो आपके कारपेंटर्स होते हैं या कोई भी वर्क है, उनको एक स्किल्ड वर्कर्स की तरह लिया जाता है। उनकी पूरी हैट्स होती हैं, दे आर रिस्पेक्टेड, बट हेयर वी डोंट हैव एनी ह्यूमन वैल्यू। अब उसके लिए ये लॉज बने हैं कि चलो थोड़ा सा तो अपग्रेड करें, बट इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जो कि फिर आपकी कंपनीज यूज़ कर लेती हैं। तो देखो जी, सबसे नंबर 1, द एक्ट रिप्लेसेस सो मैनी एक्ट्स। कहते हैं फैक्ट्री, माइंस, डॉक वर्कर्स होते हैं हम लोगों के, कंट्रैक्ट लेबर्स, माइग्रेंट वर्कर्स कितनी दूर से आ रहे हैं, जर्नलिस्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज, बीड़ी एंड सिगार्स, cine workers, then is your plantation
labor act. Then is your building and your other construction. Working journalist. ये सारों को चेंज किया. कितने कोड्स को हमने रिप्लेस किया? 13. कोड ऑन योर सोशल, कितने कोड्स थे हम लोगों के? ऑन वेजेस Pages 4. था. फिर उसके बाद आई किया था इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, इसमें कितने थे? 3. फिर उसके बाद सी, दैट इज योर 9, और लास्ट वाला ऑक्यूपेशनल इज योर 13. याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एक बार ऑलरेडी पूछ चुके हैं इसके ऊपर क्वेश्चन. अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं. दैट इज योर नेक्स्ट वन. द कोड सीक्स टू इंश्योर सेफ्टी, हेल्थ एंड ह्यूमन योर वर्किंग कंडीशंस, द वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स. अब एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उन्होंने मशीनरी की सर्विसिंग नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी जो है किसी के इंसान के ऊपर गिर जाए, किसी एम्प्लॉय के ऊपर गिर जाए या कुछ हो जाए, देन वहाँ पे जो एक्सीडेंट है जिसमें उसका हाथ चला गया, लात चली गई या कुछ चला गया, कितना कुछ होता है, बहुत कुछ होता है जी. बहुत सारी आपकी कंडीशंस होती हैं जो कि बहुत हार्मफुल होती हैं, गंदी गैस को इनहेल करना, सब कुछ. दैट्स नॉट योर ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस. तो हमें अच्छी ह्यूमन वर्किंग कंडीशन चाहिए जहाँ पे लेडीज़ के लिए अलग आपकी प्रोविजंस हों, जहाँ पे आपके नाइट शिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे, वुमेन के बारे में बात करेंगे. आपको पता है अगर लेडी को नाइट शिफ्ट पे लाया जा रहा है तो उसके लिए उसको कंसेंट फॉर्म फिल करना ज़रूरी है, और उसकी विलिंगनेस से ही वो आएगी. उसको कैप फैसिलिटी देना सबसे इम्पोर्टेंट है. ये उनकी ड्यूटी है एम्प्लॉयर्स की कि उनका ध्यान रखें कि वुमेन सेफ फील करे, सब कुछ करे, काम भी करे, इक्वल पे भी मिले, और आपकी कंसेंट के थ्रू अगर वो रात को जाना चाहती है तो उसको सेफ्टी से छोड़ा भी जाए. उसकी सोशल सिक्योरिटी आपका फ़र्ज़ है, एम्प्लॉयर का फ़र्ज़ है. एंड देयर आर सम योर थिंग्स जहाँ पे सिर्फ वुमेन ही यूज़ होती है. यू नो दैट. कौन कौन सी जॉब्स में सिर्फ वुमेन यूज़ होती है? नर्सेज नहीं, नर्सेज आजकल मेल्स भी हैं, मेल स्टाफ भी होते हैं. टीचिंग नहीं 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 यार, ऐसे मत करो. टीचर भी होते हैं, मेल टीचर्स भी होते हैं. बताओ मुझे कहाँ कहाँ पे सिर्फ वुमेन्स होती हैं? वहाँ पे तो मेजॉरिटी मुझे लगता है कि मेल्स होते हैं, फीमेल्स तो बहुत कम होती हैं. मैंने आज तक बाल नहीं कटवाए, पर आई एम प्रिटी श्योर. maternal care, आंगनवाड़ीज could be one. maternal care क्यों, paternal care क्यों नहीं हो सकती? पिता कर रहा है आज मेरे बेटे की केयर, आज पिता कर रहे हैं, पिता के पास है बेटा. नहीं नहीं, माय हस्बैंड, आई एम प्राउड. वो बहुत अच्छे एक मदरली वाइफ देते हैं. मेरे बिना मेरा बेटा रह लेता, मेरे फादर के बिना नहीं, अपने फादर के बिना नहीं रहता. बताओ और कुछ जहाँ पे सिर्फ वुमेन्स यूज होती, वुमेन ही होती और कोई नहीं होता. नहीं नहीं, चल आजा मुझे दिखाऊं. बहुत लोग क्या कर रहे हो? हाँ, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी, वो देखा मैंने उसको एग्री किया. और कुछ अच्छा, मतलब ये बेबी से बाहर निकलो, आंगनवाड़ी से बाहर निकलो, और बड़ी सारी चीजें हैं, और बड़ी सारी चीजें. क्या कह रहे? बोटिंग, ब्यूटी, सूट. सबसे अच्छा टेलर्स पता है कौन होते हैं? मास्टर जी. मास्टर जी कितना अच्छा सूट सिलते हो आप. ना, जहाँ पे लेडीज काम करती है, गाइस यू डोंट इवन नो कि तुम्हारी मोनोपोली कहाँ पे. ऑनलाइन इतने लोग बैठे हो, सभी यहाँ पार्टिसिपेट करो, सभी कैमरा ऑन करो. फ्रंट डेस्क का ऑफिस होता है जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, वहाँ पे लेडीज होती हैं मोस्टली. मना कर दिया इन्होंने, ही मना कर दिया. मेरे तक आया ही नहीं. विजय जी कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं. बट 99% तो वही 99, बट 100% कहाँ पे होता है? मैं आपको बताती हूँ. असम जाओ, केरला जाओ, तो वहाँ पे पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं आपकी, स्पेसिफिकली दैट इज़ योर टी की. यू नो 100% वुमेन इज़ एंगेज्ड, क्योंकि ना जो पत्ती होती है ना आपकी, जो टी की जो पत्ती होती है
जो बेस्ट टी के पत्ती होती है वो होती है जी, जैसे सपोज करो कि ऐसे हम लोगों का ट्री है जो बिल्कुल फ्रेशली है ना, ये छोटी से सिर्फ ये 2 पत्ते तोड़ने होता है। इतना पेशेंस वाला काम मेल्स नहीं कर सकते, इतना पेशेंस वाला काम मेल्स नहीं कर सकते। उसकी जो बिल्कुल न्यू बॉर्न आपकी जो पत्तियां होती है ना, उसको तोड़ने के लिए सिर्फ वुमेन चाहिए होती है पेशेंस के काम में। देयर इज अ वन फैक्ट्री जहाँ पे मैंने खुद काम किया है, दैट इज योर गिलार्ड। आई एम इंजीनियर, मैंने कुछ टाइम आईटी में भी किया है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मेरी ट्रेनिंग थी। यहाँ पे ना एक स्विच था जो बहुत छोटा सा यूज होता है, आपका कार का एक छोटा सा कंपोनेंट होता है मित्सुबिशी का, उसको उसमें ना एक पिन डालनी होती थी, इतना सा ही डिवाइस होता था, बहुत बड़ा बना दिया। उसकी पिन ना एग्जैक्टली सीधी जानी चाहिए और आपकी उस कंपोनेंट में जाना चाहिए था। उसके लिए भी कौन यूज होती है? सिर्फ वुमेन। ये पेशेंस वाला जो काम होता है छोटा छोटा, वो पर्टिकुलरली सिर्फ वुमेन को दिया जाता। और वहाँ पे गाइडलाइंस थी कि ओनली वुमेन आर रिक्रूटेड फॉर दिस वर्क। टीवी में ना पहले पुराने टीवी होते थे, माय फादर यूज्ड टू टेल मी, जब मैंने उनके साथ ना ये बात शेयर की थी कि मैं ऐसे भी है जी, सारी लेडीज़ हैं इसमें गिलार्ड में ना, सारी एवरी इज योर लेडीज़। तो मैंने कहा पापा ऐसी सी बात है। कहते एक ना टीवी में स्विच आता था, उस स्विच में ना एक आपका ट्रांजिस्टर डलता था पीछे से, कहते वो भी लेडीज़ करती थी। कहते बेटा आज से नहीं है, ये शुरू से है। तो जो बहुत माइनर लेवल पे जो बहुत ब्रीकी का काम होता है वो वुमेन्स को दिया जाता है। आपको एक चीज पूछती हूँ, व्हेन इज योर इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड? मई में आता है। ये तो किसी को ऐसे बात ही नहीं है कोई, ये सबको पता है मुझे लगता है, एवरीवन। तो पता है व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड ऑन योर 8th मार्च? एनीवन? इसको यूज करना कभी मेंस में, और अगर एग्जामिनर नो के तुम्हें नंबर ना देके गए तो मेरा नाम बदल देना तुम क्योंकि दिस इज समथिंग जो बहुत लोगों को पता नहीं होगा। इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। एक प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, और जिस दिन उसकी नेगोशिएशंस हुई थी वो 8th मार्च था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका सेलिब्रेट हुआ, बॉर्न फ्रॉम द करेज प्रोटेस्ट ऑफ द वुमेन वर्कर्स हु स्टूड फॉर देयर राइट्स एंड डिग्निटी। 1908 में, 1910 में, 1917 में और 35 में फाइनली रिकॉग्नाइजेशन दी थी आपकी यूएन ने। पढ़ना इसको जरा। द प्रोटेस्ट इन द न्यूयॉर्क सबसे पहला हुआ था जी, दैट इज योर न्यूयॉर्क में हुआ था। अराउंड 15,000 women. Around Garments 15,000 women, workers- garment workers marched in New York demanding better wages, short shorter working working hours, voting rights. voting rights and better working condition। even voting आपकी working hours भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना 8 घंटे की जगह फिर 14 घंटे भी काम कराया जाता है, जो जस्ट है ना, दैट इज 9 आवर्स ही है वैसे, 8 to 9 आवर्स की जॉब। फिर उसके बाद बच्चे इंटरनेशनल वुमेन डे प्रपोज किया गया एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस इन द कोपेनहेगन। द कालरा दैट इज योर जिनगिन प्रपोज द आइडिया ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और हम लोगों का जी 1917 में भी एक स्ट्राइक हुई, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, bread and peace. The women textile workers in the Russia went on strike demanding bread and peace. Their protest became a major trigger for the Russian Revolution. रशिया ने बहुत कुछ दिया है वर्ल्ड को। जस्टिस हमारे प्रेम्बल में जो है, न्यायवाद, लव, वेलफेयर, वो सब कुछ इसके बारे में। एंड देन इज योर यूएन ने फाइनली इसको रिकॉग्नाइज किया, दैट इज योर 8th मार्च एज अ इंटरनेशनल वुमेन डे। तो आओ पढ़ते हैं कि अब इन चीज़ों के बारे में कि हेल्थ मेजर्स और किन के बारे में क्या क्या आपके बारे में बात होती है। सबसे पहला दैट इज़ योर हेल्थ मेजर्स, पेज नंबर है जी ये एवरीवन, दैट इज़ योर 6 जी।
Health measures. The code requires employer to maintain hygiene workplace, prevent occupational मेंटेन disease. हाइजीनिक वर्क प्लेसेस, प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल डिजीजेस. जो आपकी ज्वेल्स एंड ज्वेलरीज बनाते हैं ना, जहाँ पे आपके पर्ल्स को ग्राइंड किया जाता है, वो भी जब ग्राइंड करते हैं, आपको पता है उनके ना सारे लंग्स के अंदर जो आपका डस्ट उड़ती है वो सारी इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से यस में भी उसमें भी सिलिकोसिस बीमारी बोलते हैं इसको, जिसकी वजह से आपके सारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं. लंग्स सारे डैमेज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज योर पीरियोडिक हेल्थ चेकअप्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी. कहते हैं आपकी ड्यूटी बनती है फिर आप कराओ. मैं गिलाड का फिर से एक एग्जांपल देती हूँ. अगेन वहाँ पे ना हर रोज़ एवरी डे, क्योंकि लेडीज़ थी, बहुत बरीकी काम ऐसे करना पड़ता था, बहुतों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही थी. वहाँ पे 2 times a day आपकी एक्सरसाइज भी होती थी कि ठीक रहे जी. सबको ये होने लग गया, कहते ये प्रॉब्लम जो है, क्योंकि आपका काम बहुत बरीकी का होता है ना. जब आपका बरीकी का काम होता है तो आपकी नेक पे बहुत जोर पड़ता है. तो वहाँ पे लाइट सही तरीके से हो, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता था कि आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना आए. तो आपको एक्सरसाइज कराई जाती थी नेक की, ताकि आप ठीक रहो. 10 minutes एवरी डे 2 times, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में. आगे बढ़ो जी. देन इज योर Working hours. अच्छा. In specified establishment and minimize exposure to hazardous substances. जैसे ग्लास और आपके हमने पढ़ा बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज. वर्किंग आवर्स. The code empowers the appropriate government to prescribe daily and weekly working hours. ये ज़रूरी है जी, वर्किंग आवर्स आपको बताने हैं. आप किसी भी तरीके से पूरे करो. और ओवर टाइम और जो वीकली हमारी हॉलीडेज़ हैं और जो लीव्स हैं, वो भी कहते हैं हम लोगों को आपके प्रोविजंस प्रोवाइड करने हैं. देन इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स. The code regulates employment of contract labor and seeks to improve their welfare, working conditions, and payment of wages. Establishments employing 50 or more contract workers generally require compliance with provision related to the contract labor. The interstate migration, that is your migrant workers. The code broadens the definition of interstate migrant workers by including self-employed workers migrating from one state to the another. Major welfare measures includes द first पोर्टेबिलिटी ऑफ द PDS सिस्टम अगर कोई है. फिर उसके बाद आपकी दैट इज़ योर जर्नी अलाउंस को शिफ्ट कर रहे. देन इज़ योर सूटेबल वर्किंग कंडीशन. देन इज़ एक्सेस टू द स्कीम्स, मेंटेनेंस ऑफ द बेस डाटा ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स. ये सब कुछ वुमेन के बारे में है जी. दैट इज़ योर सेफ्टी, कंसेंट फॉर्म्स मैंने आपको बताया, एडुकेट, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट करना. रात को अगर आप उनसे करवा रहे हो, शिफ्ट करा रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट भी है जी उनके अंदर. फिर और जी इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ योर सिंगल रजिस्ट्रेशन जी. the code provides for a common registration mechanism for establishments instead of multiple registrations ये under भी the बता दिया कि different बहुत labor सारे laws. लॉज थे पहले. अब सिंगल लॉ के अंदर हम लोगों का क्या होता है, दैट इज योर, हम लोग 4 लॉज कर दिए हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया. अब सिर्फ 4 हम लोगों को साइन करवाने होते हैं और इजीली आप इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. पहले कितने थे? 29. इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर. Instead of merely acting as inspector, authorities function as inspector cum facilitators. Their role includes inspection, second advising employers, promoting That's it. compliance. Okay, what is the difference between employee and your worker? Now second thing is employer तो हमें पता ही है, employer जो हमें employ कर रहा है. But what is the difference between worker and a employee? इस एक्ट के अंदर इन्होंने ये डिफरेंशिएशन दी कि what is the difference between worker and a employee. मुझे बताओगे क्या है? सोचो, वर्कर और एम्प्लॉय में क्या फ़र्क होगा? एम्प्लॉय ਦਾ ਮੈਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ अब- ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਔਰ ਸਕਿਲਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਸੈਲਰੀ. ਵਰਕਰ ਹੋਇਆ ਲਾਈਕ ਅਨਸਕਿਲਡ ਔਨ ਡੇਲੀ ਵੇजेस ਬੇਸਿਸ. Employee have definite. Yes, 101% बच्चे. आई एम सो सॉरी, मैं डालना भूल गई. मैंने इसके ऊपर भी ना एक बनाया था, चार्ट बनाया था. सो बच्चे वर्कर क्या होते हैं?
जो ई फॉर एम्प्लॉय, ई फॉर एवरीवन, एम्प्लॉय हर कोई हो सकता है, जो वर्कर है ना वो स्पेसिफिकली छोटे टाइम के लिए जो रिक्रूट किया जा रहा है, जैसे लेबरर्स होती है ना, उनके राइट्स थोड़े से ज़्यादा दिए जाते हैं कई बार। पर किसी के आगे इन्होंने ना प्रैक्टिकल, इनकी जो डेफिनेशन है ना उसके आगे इन्होंने लगाया था, अगर किसी के आगे सुपरवाइजर कर रहे हैं ना, जैसे जो सब कुछ मैनेज कर रहा है, कहते वो एलीट है, सब कुछ है, कहते वो नहीं है फिर हमारा वर्कर। कहते आप किसी के आगे भी आप सुपरवाइजर लगा दो, तो अपने विंग का सुपरवाइजर है, ऐसे डिवीजन करके कितने लोगों को तुम निकाल दोगे। तो ये भी कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है। इसी के अंदर पढ़ लेते हैं हमारे कि वर्कर क्या होता है। अ वर्कर मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी एस्टेब्लिशमेंट टू परफॉर्म skilled, semi-skilled or unskilled manual, operational, supervisory, technical or clerical work to be hire or your reward. Employee is a broader term, मतलब कि आपके एम्प्लॉय के अंदर ही छोटे से आपके वर्कर्स आ जाते हैं, समझ आया? It is a broader term covering the person employed on the wages in any establishment including that is your managerial, that is your manager, फिर उसके बाद administrative employees where specially your that is your provided, specifically that is something is provided to them. तो ये थोड़ा सा elite है, ये थोड़ा सा बच्चे wages वाले टाइप में है। और यहाँ पे W for worker, W for wage याद रखना, और E for employee, E for everyone। समझ आई everyone? तो वर्कर के पास ना बट एक ज़्यादा आपके कई बार बेनिफिट्स मिलते हैं हम लोगों को। सो द एडवांटेजेस क्या हैं, आपको क्या लगता है? अब ब्रेनस्टॉर्म करो, ब्रेनस्टॉर्म व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस लेबर कोड्स। हो गए लेबर कोड्स, अब मुझे बताओ क्या बेनिफिट्स हैं इसके। एक डिफाइंड मैकेनिज्म मिल गया फॉर एडवांटेजेस पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस करते हैं कि क्या है। अब आप लोगों की बारी, स्टार्ट भी आपसे किया था, एंडिंग भी आप लोगों से, और ये करना ज़रूरी है जी, सम अप करना, इसको समराइजेशन बोलते हैं, फिर ना चीज़ें और अच्छे से हो जाएंगी आप लोगों को। तो बताओ जी पॉजिटिव क्या हैं लेबर लॉस के। सोशल सिक्योरिटी मिल गया, सोशल सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी मिल गई। कुछ हुआ भी नेगेटिव में इसी के साइमल्टेनियसली? मैम दे ले ऑफ ईजी हो गया, 300 प्लस वर्कर्स कहीं पे भी आ रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हो, आप आराम से अब ले ऑफ कर सकते हो। और जी या सिंप्लीफाई हो गए नॉर्म्स, पर इसमें और कुछ सिंप्लीफाइंग नॉर्म्स में सिंपल करने से क्या हुआ लॉस? पहले तो इस पॉइंट को कंप्लीट करो ना, क्या बोला तुमने? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया ना। Yes, it is not just simplifying. Please use appropriate word, that is your ease of doing business. Economy boost होगी, GDP ऊपर जाएगी, economy will do better. अब बताया 2.35 करोड़ के तुम्हारे टारगेट्स हैं कि ये इतना कंट्रीब्यूट करेंगे GDP को। हाँ जी, और नेगेटिव? चलो पॉजिटिव बता दो पहले। ऑनलाइन प्लीज़ पार्टिसिपेट बच्चे। पॉजिटिव में क्या चीज़ें? यस, वेरी नाइस। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स पहली बार रिकॉग्नाइज हुए हैं इन लॉज के अंदर, पहले कभी नहीं थे, तो इनको भी सोशल सिक्योरिटी की देने के बारे में बात हो रही है। सच अ ब्यूटीफुल थिंग। लोग अपनी पूरी फुल टाइम की जॉब छोड़ के अब सिर्फ ब्लिंकिट करते हैं, ये हालात है। बट इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है? व्हाट इज़ द नेगेटिव सिमिलरली ओवर हेयर? इनको लोन्स मिलना, इनको क्रेडिट कार्ड्स मिलना, इनकी बैंक स्टेटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी क्योंकि फिक्स्ड इनकम नहीं है ना इनके पास। सो दैट्स अ नेगेटिव पार्ट। क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स लोन्स कब मिलता है? जब तुम्हारी एक फिक्स्ड इनकम चल रही है। और जी एनीवन? सोचो। सौरभ क्या हुआ? नेगेटिव सोच रहे हैं मैं। नेगेटिव
नेगेटिव सोच रहे हैं. राइट टू स्ट्राइक चला गया, स्ट्राइक करने का मौका कम मिल रहा है अब. कंपनसेशंस प्रोवाइड होने शुरू हो गए. स्ट्राइक में चला गया मैं. बच्चे इतने अच्छे से नहीं मिले. पहले ना बहुत अच्छे से था. अब कहते कि पहले बताया स्ट्राइक से पहले 14 दिन का नोटिस, बात चल रही है उस टाइम पे नहीं स्ट्राइक कर सकते. और कहते जब बात हो गई है उसके बाद कुछ दिनों के बाद करोगे आप स्ट्राइक, अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हो. तो आप क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, अभी मत करो. और अगर कर रहे हैं तो सीधे जेल में. जेल में लिटरली प्रोविजंस हैं आपके लेबर कोड के अंदर. तो दैट्स अ बिगेस्ट नेगेटिव. हाँ दिए हैं हम लोगों को, पर ये तो भाई नेगेटिव में है. दिस इज वेरी क्लियर. और जी रूल कंप्लाइंट अप टू 100 एम्प्लॉइज हम्म नेगेटिव में. 100 और 300 वाला इकट्ठे. और चलो पढ़ते हैं. डिफरेंट कोड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज. The labor codes that simplify, replacing the numerous ones. They reduce the compliance burden. Common definitions आए, किसी ने worker, employee, किसी के बारे में बात नहीं की. Electronic registers आए, single licensing, that is your mechanism आया, ये किसी ने बात नहीं की. Expand minimum wages protection. दे नहीं रहे हम हमारे एक वर्कर को, to all the employees. That is provided. We extend the social security to the gig workers, platform workers and unorganized workers. Oh, ये तो बोला ही नहीं. अरे ये अलग से मेंशन करेंगे. This is your keywords. These are your keywords बच्चे. Gig workers, platform workers and organized हमारे workers. These are your different points. फिर उसके बाद fixed term employment के बारे में किसी ने बात नहीं की. हम लोग मैंने मार्क करवाया था तुम्हें. Improving the labor market flexibility. Encourage formalization of the employment and ease of doing business. बस यही बताया तुमने. Digital compliance will reduce the corruption, delays and administrative discretion. पहले क्या होता था? मेरा चाचा है तभी मेरे को मिल रही है, नहीं तो मिल ही नहीं रही मुझे. तो फैक्ट्रीज कंपनी खोलना पंजाब के अंदर सबसे इंडस्ट्री सबसे मुश्किल है आज की डेट में. क्रिटिसिज्म क्या है बच्चे? 100 to 300 ले ऑफ. जॉब सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कम हुई है, रिड्यूस हुई है, कॉम्प्रोमाइज हुई है. द वाइडर स्कोप ऑफ द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रैक्चुअल लेबर्स के बारे में भी बात की है. यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है जी. उसके बाद मैनी प्रोविजन दैट लीव्स द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स टू लेजिस्लेटिव, दैट इज योर लेजिस्लेशन एंड यूर क्रिएटिंग अनसर्टनिटी के क्रिएट कर रहे हैं. द फ्रेमवर्क फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ द गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स रिमेन डिपेंडेंट अपॉन द फ्यूचर स्कीम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन. बताया तुम्हें लोन्स वगैरह ये सब कुछ करना अभी तक के लिए भी श्योर नहीं है हम लोग. और ना इसके ऊपर कोई फिक्स्ड पता है कुछ निकाली है स्कीम्स वगैरह अभी तक नहीं है कुछ भी. लेबर यूनियंस हैव कम टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्ट्राइक्स एंड कलेक्टिव बार्गेन्स. किसके अंदर आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है जी. आप बोलते क्यों आएगा? इसलिए आएगा. कलेक्टिव बार्गेन्स करना बहुत मुश्किल हो चुका है. द स्टेट्स टू अडॉप्ट डिफरेंट रूल्स. इतने सारे रूल्स हैं, सब कुछ है, उनको कंप्लाई करना अक्रॉस द कंट्री इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि अभी भी स्टेट अपनी तरफ से करता है. नेशनल फ्लोर वेज, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, लैक ऑफ अवेयरनेस. आप लोग एक जॉब के लिए जा रहे हो, एम्प्लॉय कर रहे हो, बहुत सारी जॉब के साथ एसोसिएटेड है. क्या आपको पता था? ये इतने डिटेल्ड में है, ये इतने डिटेल्ड में है. वैसे तो इससे बॉन्ड अब नहीं आपको पूछेंगे, पर इसके ऊपर पूरी लाइब्रेरी खुल सकती है लेबर लॉज पे. क्रिटिसिज्म दे विच द डिजिटल डिवाइड भी आ सकता है. यस, ऐसा नहीं है कि इसके बॉन्ड कुछ नहीं आएगा. आएगा, बहुत कुछ आएगा. वो अब आप लोग देखना शुरू करो. इसी को बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करना. और ये सब कुछ नेगेटिव में एआई भी तो आएगा ना, ले ऑफ करना, ये सब कुछ करना, अपग्रेडेशन. तो एक कंपनी का ही फर्ज बनता है. एक एम्प्लॉय जो तुम्हारे इतने साल से काम कर रहा है उसकी एआई की ट्रेनिंग करवाना, वो उसी का तो फर्ज होना चाहिए. इजंट इट नेगेटिव? ये नेगेटिव है. कहते हैं चैलेंजेस क्या है? अवेयरनेस ही नहीं है ना एम्प्लॉयज़ को ना एम्प्लॉयर्स को. हमें जो मुझे भी आज ही पता लगी हैं कुछ चीज़ें कि अच्छा ये भी होता है कुछ, कि जब हम रखते हैं
delay in the notification, weak labor inspections, large informal sectors, poor registration, difficulty in financing social security for the gig workers, need capacity building for the labor administration. Labor administration is a challenge. Important committees बच्चे जो इससे एसोसिएटेड है, that is your second National Commission for the Labour 2002, चेयरमैन है इसके रविंद्र वर्मा. मेजर रिकमेंडेशन उन्होंने दी है, that is consolidation of your labor laws और comprehensively simplify करो और ज़्यादा जी, greater labor facilities, universal social security, rationalization of the labor administration and promotion of the industrial harmony. Very very important. आप लोगों को अगर ना मैं क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगी तो आप जर्नल ना अपनी स्टेटमेंट्स लिखने लग पड़ते हो. आई विल टेल यू, जब भी हम लोग लिखते हैं एज एन फर्स्ट एज अ बिगनर, तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल कीवर्ड्स बस ऐसी कहानियाँ लिखने शुरू कर देते हो. ये ना बच्चे, ये एक वोकैबुलरी है, ये यूपीएससी की वोकैबुलरी है, ये बनानी पड़ती है आपको विद टाइम, विद रीडिंग कंटेंट. इसका ये फ़ायदा होता है. इसको स्ट्रक्चराइज करो. अगर लेबर रिफॉर्म से कोई कुछ आ रहा है तो ये चीज़ें, और कोई भी टॉपिक आ रहा है अब तुम्हें, तो तुम लेबर के बारे में बात करो. तुम्हें इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया, तुम्हें इकॉनमी के बारे में. आज तुम्हारा एक और पार्ट खुला है कि जब हम लोग आंसर राइटिंग करें तो कम अप विद अ ब्रॉड एस्पेक्ट. उसमें एक एस्पेक्ट आपका ये भी है, लेबर्स कितना सफ़र करते हैं हमें पता ही नहीं है. इससे भी ज़्यादा सफ़र करती है मजदूर, श्रम. हमारी जजमेंट कौन कौन सी हैं जी? दैट इज़ योर रणधीर सिंह यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982, बंधन मुक्ति मोर्चा एंड इंडियाज़ यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, जिसको एशियाड वर्कर केस भी बोला जाता है. देन इज योर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशन वर्सेस योर यूनियन ऑफ योर इंडिया केस. अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं. दैट इज़ योर प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं कि फाइनली क्या क्या चीज़ें हैं. और मेंस का कंक्लूजन कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये आपको हैंड आउट में मिला है. सो प्रीलिम्स का क्वेश्चन नंबर 1 जी, विद रेफरेंस टू द labor codes in India, consider the following statements. First, the 4 labor codes. क्या है? 4 labor laws has been replaced your 29 central laws. Yes. Okay, right. The code. The code on wages 2019 is applicable only to the employees in scheduled employments. बताओ जी. नो टू ऑल. अब तो all है, ये पहले scheduled होता था, अब all है जी. Number 3. The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 replaces the Factories Act 1948. यस मैम. फैक्ट्रीज एक्ट को रिप्लेस किया है इसने. अब आपने देख लिया कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा किसको आपका कर रहा है. तो आंसर इज योर 1. जहाँ पे बच्चे आपको ना थोड़ा सा सिमिलर हैंड्स पे दिख जाना चाहिए कि यार अच्छा वेजेस में रेनोवेशन के बारे में आएगी, पेमेंट के बारे में बात आएगी. ऐसे रट्टा भी मत मारना, पर अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज योर आंसर इज योर ए. चलो जी आगे बढ़ते हैं. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 जी. Which one of the following labor codes introduce the concept of a national हाँ floor बताओ जी wage? किसने किया? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी है, हाँ जी मैम. वेजेस है. सिक्योरिटी है मैम. नेशनल फ्लोर बेस. बताओ जी ऑनलाइन प्लीज टेल मी. हाँ जी सौरभ. यस सोशल सिक्योरिटी तो नहीं है मैम. बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ा हमने, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा. सबसे पहला कोड क्या था? CICO. तो अब थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो? इतना तो याद रखो, ये तो लॉजिक इतना तो होता है. विजुअलाइजेशन इज आल्सो वन गेम. नहीं वेजेस बच्चे, वेज. अब देखो मुझे एक बात बताओ, वेज यहाँ पे भी आ रहा है, वेज यहाँ पे भी आ रहा है. सिंपल. दैट इज योर बी. दैट इज योर बी. सिंपल.
ये गलत नहीं होना चाहिए था. हाँ जी, with reference to the industrial relation 2020, which of the following statements? Number 1, A trade union have 51% or more workers as members may be recognized as a sole negotiating union. यस. अभी बताया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ जी, यही लाइन पूछी हुई है उन्होंने. एंड नंबर 2, Standing orders are mandatory for the establishments employing 300 or more workers. क्या है ऐसा? चलो क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं. नहीं अभी पक्का पता तो. हाँ जी, उसके बाद थर्ड. Fixed term employees are not entitled to gratuity. नहीं है. 1 2 3 है. ये तो बच्चे है, इट इज नॉट देयर, इट इज है. तो ये थर्ड तो हमारा गलत है जी. तो द आंसर इज योर ए. ये है बच्चे, स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बारे में बताया है मैंने आप लोगों को 300 प्लस एम्प्लॉयज़ के लिए. अब इन्होंने बड़ा कर दिया है, कहते हैं हटाना इसको हटा लो. यही सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म. विच ऑफ द फॉलोइंग गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर्स कहते हैं आर स्पेशली रिकॉग्नाइज इन टू द कोड ऑफ द सोशल सिक्योरिटी 2021 पर्पस. सो बताओ जी, आंसर इज 1 2 3 4. ऑप्शन ए. Weekend platform. ऑप्शन ए में. हाँ, First Weekend and second. platform workers. Yes, A. और सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है. सौरभ. हाँ जी, हरप्रीत ऑनलाइन कोई जवाब देना चाहता है? मैंने तीनों सही है. बच्चे तीनों सही हैं. ये भी पढ़ा है आपने. निकालो इसको, निकालो इस वाले पे लाइन को निकालो. देखो वहाँ पे लिखा हुआ है. इज इट माई मिस्टेक कि मैंने बात नहीं की? है ये. देखो जी, यहाँ पे गिग वर्कर्स के बारे में बात हुई है, उसी के आगे है. लोकेट लोकेट लोकेट. Platform workers, unorganized workers, migrant and self-employed workers. ठीक है जी, डन. Yes, ma'am. सो कौन कौन से हैं? दैट इज योर गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड योर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स. इवन आपका यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी आ सकते हैं. डन एवरीवन. नेक्स्ट इज योर फिफ्थ वन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट इज योर सबज्यूम्ड अंडर द कोड ऑफ वेजेस? जी, वेजेस, रेनंसिएशंस, रिन्यूमरेशन एंड बोनस. क्या ये है? फिर उसके बाद स्टेट इंश्योरेंस. बताओ जी, इसको थोड़ा सा इवेलुएट करने की कोशिश करो. फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ वन. मेरे लोग शायद 1 2 and 3 है. Fourth side. ये तो बच्चे हमें मैंने बताया था, वेजेस, सैलरीज, रेनंसी, ये इसमें तो आता ही है. फिर उसके बाद स्टेट इंश्योरेंस नहीं ना, ये नहीं है. ये किसके अंदर है? ये मैम सोशल सिक्योरिटी वाले दे विच यस यस, इंश्योरेंस बच्चे सोशल सिक्योरिटी के अंदर है. ठीक है, गुड. नेक्स्ट आ जाओ जी. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशन कोड 2020 कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग? इट कंसोलिडेट्स 3 laws, 13 सॉरी. Yes. यस, अच्छे से कराया है. इट प्रोवाइड्स Relating to interstate migrant workers. इनको दे दो माइक, पढ़ दें, मेरा गला दुखने लग गया. पढ़ना जरा, क्वेश्चन पढ़ दो जी विजय. With With reference to the with ये reference तो हो to गया. the सेकंड पढ़ो. इट इंक्लूड्स. provisions relating to interstate migrant क्या workers. है ये है यहाँ इस टाइम पे एंडिंग में आते आते हमने माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में पढ़ा था. हाँ बिल्कुल बच्चे, पढ़ा था. It permits employment of women in all establishments subject to prescribed safety conditions. पढ़ा था ये कि उनसे कंसेंट Yes, भी लेनी ma'am. पड़ेगी उनकी. तो 1 क्या 2 होगा? 3. आंसर क्या आएगा? 1 2 3. दैट इज योर डी. 6 इज डी. Under the Industrial Relation Code 2020, prior government permission for retrenchment, layoff हाँ and जी, closure, किसका हो सकता है जी ले ऑफ? सीधे बताओ. 300 or more workers. दैट इज योर सी. हाँ जी. देन इज लेबर किसका सब्जेक्ट है जी? Concurrent. सिंपल. ओके, 9th. ये तो बिल्कुल ही Code सिंपल on आ गया. wages 4. Occupational. सारे सारे ठीक में। हैं इसमें. दैट इज योर डी ऑप्शन. दैट इज योर 4 3 9 एंड 13. तभी 13. बोला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टिव पूछा हुआ है इनफैक्ट इन्होंने. फिर उसके बाद जी दैट इज योर 10 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर डायरेक्टेड टू द लेबर वेलफेयर. जी 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है. Yes, ma'am.
42 ह्यूमन राइट और आपकी मटर्निटी बेनिफिट रिलीफ के बारे में यस मैम। इसको याद रख सकते हो। हम दो हमारे 2 वाला कंसेप्ट से याद रखाती हूँ मैं ऑनलाइन, तो नए आए हैं तो इस तरीके से याद रखना है इसको। 43 इज योर कॉटेज इंडस्ट्रीज industry. एंड योर लिविंग वेजेस, तो आंसर इज हियर इज योर डी अगेन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब आप लोग अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हो, पर ये एक अकम्प्लिश हो चुका है। नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग टॉपिक लेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड पुलिस रिफॉर्म्स। दोनों हो पाएंगे दोनों कर लेंगे, नहीं तो 1 by 1 कर लेंगे। ਅੱਜ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ? आज यही करा था, गिग इकॉनमी करवा दिया। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ। गिग इकॉनमी, ये गिग इकॉनमी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा तो काफ़ी अच्छे से कवर अप हो गया। तो आई विल गिव यू 1 क्वेश्चन टू राइट, आप लोग लिख सकते हो और सबमिट करा सकते हो। आप लोगों को कभी भी आरटीआई पे आ जाएगा, तो आरटीआई भी लास्ट टाइम हुआ अच्छे से, आज भी आपका बहुत अच्छे से हो गया। आप लोगों ने इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। Discuss the merits and demerits of 4 labor laws. Discuss the merits and demerits of 4 labor codes in context of labor market reforms. अब एक चीज को याद रखना, the particular keyword over here is your labor market reforms in India. What has been the progress so far in this regard? 250 words. 15 marker, 250 words. I am again repeating. Discuss the merits and demerits of 4 labor codes in context to the labor market reforms in India. What has been the progress so far in these regard? So thank you so much everyone. I will see you on next Friday with criminal justice system. वो टॉपिक टिकअप करेंगे नेक्स्ट टाइम। आई विल मेक श्योर इसके अंदर हम लोग ना जो आपके नए लॉज आए हैं, दैट इज़ BNS BNSS, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.